हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। साथ ही हम लोग यूपी पीसीएस 2025 के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और अभी जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जा रहा है DIR द्वारा पब्लिश किए गए टेस्ट सीरीज को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत जीएस वाले सेक्शन को कवर करेंगे और इसमें जो है करंट अफेयर वाले सेक्शन को भी कवर किया गया है। तो यह प्रैक्टिस आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जैसा कि हम लोग को पता है कि DIS में जो प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं उसमें अक्टूबर से लेकर के अक्टूबर 2024 से लेकर के बाकी जो अब तक के करंट अफेयर हैं, एग्जाम तक के करंट अफेयर को कवर किया जाएगा प्रैक्टिस सेट के माध्यम से। और इसका जो पहला टेस्ट सीरीज था उसमें हम लोग अक्टूबर के करंट अफेयर को कवर किए थे और इसमें दिसंबर के करंट अफेयर को कवर किया जाएगा। तो ऐसे ही जो करंट अफेयर वाले सेक्शन है वो भी आप लोगों के कंप्लीट होते रहेंगे। बाकी जीएस के प्रैक्टिस सेट जो चल रहे हैं वो तो चलते ही रहेंगे। तो यह वीडियो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। बाकी चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दिया करें, चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दे। और किसी भी क्वेश्चंस को लेकर के कोई डाउट हो, कंफ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दे दिया करें। देखिए, जो भी प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू थे, वो सारे प्रैक्टिस सेट इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो भी प्रैक्टिस सेट कराए जाते हैं, जो क्वेश्चन सॉल्व कराए जाते हैं, इसमें ये भी ध्यान रखा जाता है कि उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस, पॉसिबल क्वेश्चंस जो बनने की संभावना है, जिनकी पॉसिबिलिटी है, वो भी उससे रिलेटेड जो डाउट है वो भी क्लियर हो जाए। बाकी उससे उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो अन्य क्वेश्चंस बन सकते हैं या फिर से उससे रिलेटेड अन्य जो फैक्ट हैं वो भी बताने का प्रयास किया जाता है। क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि एग्जाम जो है उसमें सीधे हूबहू जो प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिले, लेकिन हाँ, ये जरूर हो सकता है कि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में बन सकते हैं। इसलिए ज़रूरी ये है कि जो क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर रहे हैं उसे सॉल्व करने के साथ साथ उससे रिलेटेड अन्य जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी आप लोग ध्यान में रखें। तो इसलिए जो है वीडियो के माध्यम से जो प्रैक्टिस सेट कराए जाते हैं उसमें जो है इस पर विशेष ध्यान दिया जाता है। बाकी ये जो प्रैक्टिस सेट आपका बाइलिंगुअल रहने वाला है, इसका पहले आपको हिंदी वाला सेक्शन देखने को मिलेगा। तो हिंदी वाले सेक्शन को हम रोक देंगे, पॉज कर देंगे, उससे आप लोग उससे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं जो लोग इंग्लिश में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बाकी हिंदी वाले सेक्शन से क्वेश्चन को सॉल्व कराया जाएगा। और किसी भी अपडेट के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। और बाकी जो भी नए अपडेट हैं या फिर एग्जाम से रिलेटेड जो आपके स्टडी मटेरियल है उससे रिलेटेड सारे अपडेट टेलीग्राम पे मिलते रहेंगे। और यह वीडियो निरंतर आप लोगों का एग्जाम तक चलता रहेगा। ठीक है, एग्जाम के 5 दिन या 10 दिन पहले तक यह प्रैक्टिस सेट आते रहेंगे। उसके बाद हो सकता है कि जो मिसलेनियस वाले वीडियो हैं वो जो है मर्ज करके एक आध वीडियो बना दिया जाए, या फिर अन्य जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है मिसलेनियस वाले जो टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड वीडियो बना दिया जाएगा। ठीक है, बाकी ये प्रैक्टिस सेट एग्जाम के 10 दिन पहले तक चलता रहेगा। जैसा कि आर में मिल करके हम लोगों ने अच्छे से लग करके प्रैक्टिस सेट किया था, इसमें भी हम लोग करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ से जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मूल अधिकारवाद योग्य है, इसका तात्पर्य क्या है? इन पर सार्वजनिक रूप से बहस की जा सकती है, इन पर सार्वजनिक रूप से बहस नहीं की जा सकती है। इसको लागू करवाने के लिए न्यायालय की शरण में जाया जा सकता है, या फिर कह सकते हैं कि न्यायालय की शरण ली जा सकती है, या फिर इनको लागू करवाने के लिए न्यायालय की शरण नहीं ली जा सकती है। कौन सा विकल्प मूल अधिकार के बारे में सही है? जो मूल अधिकार को कहता है कि मूल अधिकारवाद योग्य है, इसके बारे में कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसको लागू करवाने के लिए न्यायालय की शरण ली जा सकती है। जैसा कि हम लोग को पता है कि अगर किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन होता है तो वह सीधे सुप्रीम कोर्ट, सीधे जो है सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जा सकता है और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के अंतर्गत जा सकता है। यह व्यक्ति को अधिकार प्राप्त है कि अगर उसके मूल अधिकार का उल्लंघन होता है तो यह सीधे सुप्रीम कोर्ट में क्या कर सकता है? अपील कर सकता है। और देखिए, मूल अधिकार जो आपका अनुच्छेद 32 है यह स्वयं में एक मूल अधिकार है और ये मूल अधिकारों का संरक्षक भी है, जिसके अंतर्गत आप सुप्रीम कोर्ट में सीधे जा सकते हैं कि आपकी मूल अधिकार का हनन हुआ है। ठीक है, और अभी एक बहस जो चल रहा था, जो दृष्टिबाधित लोगों के संदर्भ में जो कुछ मतलब पॉडकास्ट में कुछ कहा गया था, अभद्र कुछ टिप्पणी की गई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बोलना या कुछ अपना पक्ष रखना ये आपका अधिकार है, लेकिन हेट स्पीच हो गया या फिर से कुछ ऐसी मतलब बातें कहना जो किसी अन्य समुदाय किन्हीं अन्य व्यक्तियों के समूह की भावनाओं को आहत करता है, ये आपका मौलिक अधिकार थोड़ी है कि आप मनमाने जो जी में चाहे, जो जी में आ रहा है, जो मन कर रहा है वो बोले जा रहे हैं। आपको ये बिल्कुल भी परवाह नहीं है कि उसका प्रभाव अन्य लोगों पर क्या पड़ रहा है। तो ये आपका मूल अधिकार है, लेकिन ये मूल अधिकार जो है मतलब कह सकते हैं कि क्या कहते हैं इसको, ये मूल अधिकार जो है ये संपूर्ण, या कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि मूल अधिकारों पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। ठीक है, ये मूल अधिकार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। सामाजिक सौहार्द हो गया या फिर अन्य बहुत से मामले हैं जिन आधारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो याद रखिएगा, यह एक वाद योग्य अधिकार है।
अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट में आप सीधे जा सकते हैं और 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट में जा सकते हैं। सही आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भाग अनुच्छेद केंद्र राज्य विधायी संबंधों के बारे में उल्लेख करता है? केंद्र राज्य विधायी संबंधों का उल्लेख किसमें किया गया है? देखिए, केंद्र राज्य विधायी संबंधों की अगर हम बात करें तो भाग 11 अनुच्छेद 245 से 255 में केंद्र राज्य विधायी संबंधों का उल्लेख किया गया। ठीक है, देखिए अगर यहाँ पे हम देखें तो भाग 11 जो है, भाग 11 इसमें आपके विधायी संबंध और प्रशासनिक संबंधों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, प्रशासनिक संबंध का उल्लेख किया गया है। विधायी संबंध का जो उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 245 से लेकर के 255 तक विधायी संबंध का उल्लेख किया गया है, और प्रशासनिक संबंधों का जो उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 256 से लेकर के अनुच्छेद 263 तक प्रशासनिक संबंधों का उल्लेख किया गया है। और इसके बाद आपका जो वित्तीय संबंध आता है इसका उल्लेख भाग 11 में नहीं किया गया है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जो आपका वित्तीय संबंध है इसका उल्लेख किया गया है भाग 12 में। भाग 12 में वित्तीय संबंधों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, और इसके लिए जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 268 से 293 है। अनुच्छेद 268 से 293। ठीक है, अनुच्छेद 263 से 293 है जिसमें वित्तीय संबंधों का उल्लेख किया गया। ठीक, तो भाग 11 में विधायी संबंध और प्रशासनिक संबंध का उल्लेख किया गया है। ठीक है, जिसमें विधायी संबंध अनुच्छेद 245 से 255, प्रशासनिक संबंध 256 से 263 और वित्तीय संबंध 263 से 293 और भाग 12। तो देखिए एक क्वेश्चन के साथ हम लोगों ने जो आपका संबंध है केंद्र राज्य संबंधों से रिलेटेड, चाहे विधायी संबंध हो, प्रशासनिक संबंध हो या फिर वित्तीय संबंध हो, इन तीनों को देख लिया। और इसके लिए क्या अनुच्छेद है, कौन कौन से अनुच्छेद है, उससे भी हम लोगों ने देख लिया। तो ये जो है इस वैसे देखिए, अगर वैसे कराना होता तो भी बताते हैं कि विधायी संबंध किस में है, एक में है। ठीक है, भाग 11 में है, अनुच्छेद 245 से 255, बस आगे निकल जाते। लेकिन क्वेश्चन पेपर कराने का मतलब केवल ये नहीं है कि जो क्वेश्चन उसमें पूछा गया बस उसका आंसर टिक कराए आगे निकल लिए, उससे रिलेटेड अन्य जो क्वेश्चंस बन सकते हैं उसे को भी कराना जरूरी है। ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि जहां भी आप लोग प्रैक्टिस सेट करें, जो भी प्रैक्टिस सेट करें, उससे रिलेटेड जो भी अन्य क्वेश्चन बन सकते हैं उनको भी प्रॉपर करा करें। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कथन और कारण दिया गया, आपको सही आंसर का चयन करना है। प्राक्कलन समिति को अस्थायी मितव्ययिता समिति कहा जाता है। यह समिति सरकारी अपव्यय को रोकने की सिफारिश करता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोनों विकल्प सही है और आरेख की सही व्याख्या करता है। प्राक्कलन समिति की अगर हम बात करें, प्राक्कलन समिति इसमें टोटल कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं और ये 30 सदस्य लोकसभा से लिए जाते हैं। ठीक है, इसमें राज्यसभा की कोई पार्टिसिपेशन नहीं होती है। 30 सदस्य होते हैं और 30 सदस्य लोकसभा से लिए जाते हैं और कोई भी मंत्री इसका सदस्य नहीं होता है, ये बात याद रखेगा। और प्राक्कलन समिति की अगर हम बात करें तो जैसे मान लीजिए बजट के माध्यम से किसी योजना के लिए धन का आवंटन, मतलब धन की मांग की गई है कि कोई योजना है उसके लिए मुझे चाहिए 100 रुपये, और प्राक्कलन समिति उस योजना के पूरा होने के पहले जब धन की मांग की जाएगी तभी प्राक्कलन समिति जो है इसकी समीक्षा करेगी कि जिस योजना के लिए 100 रुपये की मांग की गई है क्या सही में इसको 100 रुपये की जरूरत है। अगर 100 रुपये की जरूरत नहीं है तो यह क्या कहेगी कि यह योजना जो है 50 रुपये में भी आप कंप्लीट कर सकते हैं, तो 100 रुपये क्यों मांग रहे हैं। तो ये जो है इस योजना में प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट के बाद फिर यह जो पैसा है इसको कम कर दिया जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि यह सरकारी जो अपव्यय रोकने की सिफारिश करती है। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही है। और ये भी कहा जाता है कि प्राक्कलन समिति किसी योजना के पूरा होने के पहले आती है और लोक लेखा समिति योजना के पूरा होने के बाद उसकी समीक्षा करती है। ठीक है, तो याद रखिएगा प्राक्कलन समिति किसी योजना के पूरा होने के पहले उसकी समीक्षा करती है और जो लोक लेखा समिति है वह किसी योजना के पूरा होने के बाद उसकी समीक्षा करती है। और प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं, 30 सदस्य लोकसभा से रहते हैं, जबकि लोक लेखा समिति जो है लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 सदस्य होते हैं लोकसभा से और आपके 7 सदस्य होते हैं राज्यसभा से। ठीक, ये भी याद रखेगा। ठीक है, प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, इन दोनों को जुड़वा बहन कहा जाता है, ये भी याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। दोनों विकल्प सही है और आगे की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक उच्चतम न्यायालय के परामर्शी क्षेत्राधिकार के संबंध में सही नहीं है। उच्चतम न्यायालय कभी भी स्वप्रेरणा से राष्ट्रपति को परामर्श नहीं दे सकता है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया परामर्श को मानना हेतु राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए बाध्य है। अनुच्छेद 143 सर्वोच्च न्यायालय को परामर्श से संबंधित क्षेत्राधिकार देता है। आपको बताना है इसमें कौन सा विकल्प सही नहीं है, कौन सा विकल्प सही नहीं है उसका जो है चयन करना है।
देखिए इसका जो है सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए बाध्य है, या बात जो है विकल्प सी बिल्कुल गलत है। देखिए सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को कोई भी सिफारिश या सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है, ठीक है, और उसी प्रकार राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट की सलाह मानने के लिए भी बाध्य नहीं है, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ क्राइटेरिया का निर्धारण किया गया है, जैसे संविधान के लागू होने से पहले की अगर कोई बात हो, या फिर केंद्र राज्य संबंध से रिलेटेड कोई मामला हो, ठीक है, या फिर जो आपका कह सकते हैं कि जो संघीय जो स्ट्रक्चर है उससे रिलेटेड कोई मामला हो, या फिर दो राज्यों के बीच कोई विवाद है, इससे रिलेटेड अगर कोई मामला है तो सुप्रीम कोर्ट सलाह देगा, अर्थात इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को सलाह देना बाध्यकारी है, याद रखेगा। और इसका उल्लेख किसमें किया गया है? सुप्रीम कोर्ट का जो सलाहकारी क्षेत्राधिकार है इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 143 अर्थात 143 में, ठीक है। बाकी ये सी आपका गलत हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय कभी भी स्व प्रेरणा से राष्ट्रपति को परामर्श नहीं दे सकता, बात भी बिल्कुल ठीक है। राष्ट्रपति जब किसी भी मामले में सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगेगा तो सुप्रीम कोर्ट सलाह देगा, और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए परामर्श को मानना राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं होता, बात भी बिल्कुल ठीक है। इसमें पूछा गलत तो आपका सी हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का निर्वाचन आयोग निम्नलिखित में से किन चुनावों का अधीक्षण, नियंत्रण और निर्देशन करता है? राष्ट्रपति के चुनाव का, उपराष्ट्रपति के चुनाव का, राज्य विधानमंडल के चुनाव का, या फिर स्थानीय निकाय के चुनाव का? कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? देखिए इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति के चुनाव का करता है बिल्कुल, उपराष्ट्रपति के चुनाव और राज्य विधानमंडल के चुनाव का भी अधीक्षण, नियंत्रण और निर्देशन भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है, तो सही आंसर इसका बी हो जाएगा। लेकिन स्थानीय निकायों का जो चुनाव है यह राज्य निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, नियंत्रण और निर्देशन के अंतर्गत आता है, न कि भारत के निर्वाचन आयोग के अनुसार, ठीक है। और जो राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था 73वां संविधान संशोधन द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था, जिसको दायित्व दिया गया था कि पंचायत और जो नगर पंचायत है, नगर पालिका है, इसका चुनाव कंडक्ट कराना, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। पहला, दूसरा, तीसरा सही है, चौथा गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान अनुच्छेद 20 के अंतर्गत शामिल नहीं है? किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए केवल एक बार ही सजा दी जाएगी। किसी भी व्यक्ति को हिरासत में लिए जाने का कारण बताना होगा। अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत सजा दी जाएगी। अर्थात इसका मतलब क्या है कि भूतलक्षी प्रावधान लागू नहीं होगा। यह क्या होता है, अभी डिटेल में इसको डिस्कशन किया जाएगा, ठीक है। किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। आपको बताना है कौन सा प्रावधान अनुच्छेद 20 के अंतर्गत शामिल नहीं है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। किसी भी व्यक्ति को हिरासत में लिए जाने का कारण बताना होगा। यह जो है इसका उल्लेख अनुच्छेद 20 में नहीं किया गया है। किसी भी व्यक्ति को अगर आप गिरफ्तार करते हैं तो उसको आप कारण बताएंगे कि उसे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। अगर उसे निवारक निरोध में बंदी नहीं बनाया गया है तो, और इसका उल्लेख किसमें किया गया है, इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 22 में। इसका उल्लेख अनुच्छेद 22 में किया गया, ठीक है। अगर उसे निवारक निरोध के अंतर्गत बंदी नहीं बनाया गया है तो उसे हिरासत में लिए जाने का कारण बताना होगा, और इसका उल्लेख अनुच्छेद 22 में किया गया। बाकी ये जो है इसका उल्लेख अनुच्छेद 20 में किया गया है। किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार ही सजा दी जाएगी, बात बिल्कुल ठीक है। जैसे कोई व्यक्ति है उसके द्वारा कोई अपराध किया जाता है तो ऐसा नहीं है कि उसे जो है एक बार जो है 10 वर्ष की सजा दिए, फिर आगे चल करके फिर 10 वर्ष की सजा दे दिए। कोई भी व्यक्ति उसके द्वारा अगर कुछ अपराध किया जा रहा है तो उस समय कानून में जो मतलब लिखा है, कानून के अनुसार उस अपराध के लिए जो सजा है वो सजा दी जाएगी, लेकिन केवल एक ही बार उसे सजा दी जाएगी, एक से अधिक बार सजा नहीं दी जाएगी, ठीक है। तो इसका उल्लेख तो किया गया, सही है। बात करेगा ऑप्शन सी की अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत सजा दी जाएगी। जैसे मान लीजिए अपराध किया अभी इस समय जो है वर्तमान समय में किसी व्यक्ति द्वारा किसी ने अपराध करा है, ठीक है, तो किसी ने अपराध करा है और उस अपराध के लिए सजा है 6 महीने का, 6 महीने की सजा दी गई है। और अपराध करने, जब उस अपराध कर लेता है तो इस कानून में संशोधन कर दिया जाए और कानून में संशोधन करके ये कह दिया जाए कि अब इस अपराध के लिए सजा है सजाए मौत, सजाए मौत। तो क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये अपराध करते समय जो कानून है, अपराध करते समय उस अपराध के लिए जो कानून बनाया गया है उस कानून में इस अपराध के लिए जो सजा का प्रावधान किया गया, 6 महीने का सजा का प्रावधान किया गया, तो आप दूसरा कानून बना करके उसे सजाए मौत थोड़ी दे सकते हो। वही कह रहा है कि किसी भी व्यक्ति को अपराध के समय जो कानून है उसी के तहत सजा दी जाएगी, न कि किसी दूसरे कानून के तहत, ठीक है। और उस मतलब जो कानून में जितनी सजा बताई गई है उतना ही सजा दिया जाएगा, उससे अधिक सजा नहीं दी जाएगी, ठीक। और किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। जैसे डरा धमका करके बोला जाता है ना कि आप ये जो है जुर्म जो है कबूल कर लो, नहीं कबूल करोगे तो ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये भी
आपका सही हो जाएगा, अर्थात इसका उल्लेख भी अनुच्छेद 20 में किया गया है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। यही गलत है, क्योंकि इसका प्रावधान जो किया गया है वो 22 में किया गया है। कौन सा विकल्प सही है? संविधान संशोधन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। ऐसे विधेयक को प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक होती है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा। बात यहाँ धन विधेयक की थोड़ी हो रही है, संविधान संशोधन विधेयक की बात की जा रही है। संविधान संशोधन विधेयक को आप लोकसभा या फिर राज्यसभा कहीं भी पेश कर सकते हैं, और संविधान संशोधन विधेयक पर लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों की शक्तियां समान होती हैं, और संविधान संशोधन विधेयक लाने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। यह भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और संविधान संशोधन का उल्लेख किसमें किया गया है? किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन का उल्लेख किया गया? कमेंट बॉक्स में आप लोग ये बताएंगे, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। दोनों विकल्प गलत है। संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा राज्यसभा किसी में भी प्रस्तुत किया जा सकता है, और इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति की आवश्यकता नहीं होती है। तो सही आंसर इसका डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचे का एक अंग नहीं है? भारतीय संविधान की बुनियादी ढांचा या बेसिक स्ट्रक्चर कह सकते हैं, इसको आधारभूत ढांचा कह सकते हैं। इसमें जो है क्या शामिल नहीं है? संसदात्मक सरकार, विधि का शासन, मौलिक अधिकार और पंथ निरपेक्षता। क्या जो है इसमें शामिल नहीं है? संविधान के आधारभूत ढांचे में किसे शामिल नहीं किया गया है? इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर वो सी हो जाएगा। मौलिक अधिकार संविधान के आधारभूत ढांचे में शामिल नहीं है, ठीक है। मौलिक अधिकार शामिल नहीं है, लेकिन मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी, इसके बीच का जो संतुलन है यह आधारभूत ढांचा जरूर है, ठीक है। मौलिक अधिकार आधारभूत ढांचा नहीं है, लेकिन मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व के बीच संतुलन को आधारभूत ढांचा घोषित किया गया है। बाकी संसदात्मक सरकार या संसदीय सरकार आधारभूत ढांचा है, विधि का शासन आधारभूत ढांचा है, पंथ निरपेक्षता ये भी आधारभूत ढांचा है, ठीक है। तो सही आंसर इसका सी हो जाएगा, ऑप्शन सी है। और इसे केशवानंद भारतीवाद में आधारभूत ढांचे की संकल्पना आई थी, और यह कब का मामला है? 1973 का मामला है, ये भी याद रखिएगा, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये आपका इंग्लिश वाला सेक्शन है। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर लिया करें, और जो लोग पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आकर के उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं, जहाँ पर वेरियस प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए गए हैं। उसके साथ साथ बहुत ही कम प्राइस पर ये प्रैक्टिस सेट आप लोगों को प्रोवाइड कराए गए हैं, और ध्यान में रखते हुए ये इसका प्राइस रखा गया है कि ये सभी लोगों के लिए अफोर्डेबल हो, ठीक है। और टेलीग्राम या फिर अन्य कहीं भी जो प्रैक्टिस सेट आप प्रोवाइड कराया जा रहा है उसकी तुलना में बहुत ही कम है, आप पता कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पता करिए, फिर जो है अगर इच्छा हो तो आकर के प्रैक्टिस सेट परचेज कर लीजिएगा, ठीक है। और नहीं तो यहाँ पे प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है, यहाँ भी आप कर सकते हैं, ठीक। हाँ, लेकिन यही है कि वहाँ पे सारे प्रैक्टिस सेट एक ही बार प्रोवाइड करा दिए गए हैं, आप अपने हिसाब से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है, जिस कोचिंग का करना चाहें। उसके साथ साथ करंट अफेयर वाले सेक्शन को भी प्रॉपर वहाँ पे प्रोवाइड कराया गया है। तो आप लोग देखिएगा, अगर लगे कि ज़रूरत है प्रैक्टिस सेट जो है परचेज करना चाहिए तो कर सकते हैं, ठीक। बाकी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं उसके बारे में, ठीक है। जैसा भी हो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक। इसमें देखिए कुछ राज्य दिए गए और लोकसभा की सीटें दी गई हैं, उसे सम्मिलित करना है। तमिलनाडु में लोकसभा की जो सीटें हैं कितनी हैं? तमिलनाडु में लोकसभा की सीटें हैं 39। ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनता रहता है, ठीक है। तमिलनाडु में लोकसभा की सीटें 39 हैं। राजस्थान में लोकसभा की सीट कितनी है? राजस्थान में लोकसभा की सीट है 25। गुजरात में लोकसभा की सीट कितनी है? गुजरात में लोकसभा की सीट 26 है। और महाराष्ट्र में लोकसभा की सीट है 48, ठीक है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 4 2 3 1, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। देखिए, जहाँ पे इसमें कोई ऐसा थोड़ी है कि इसका जो है एक्सप्लेनेशन करने की कोई ज़रूरत है, ठीक है। इसमें फैक्ट दिया है और इसको जो है हम कोई डिटेल में इसका डिस्कशन तो कर नहीं सकते हैं। तो जहाँ पे लगेगा कि इस क्वेश्चन को अच्छे से समझाने की जरूरत है, वहाँ पे क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कशन किया जाएगा, ठीक है। बाकी फैक्चुअल क्वेश्चन है तो इसे बस रटना ही है, तो इसमें जो है कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जैसे देखिए, तमिलनाडु में 39 सीटें हैं, राजस्थान में 25, गुजरात में 26 और महाराष्ट्र में 48 सीटें। सही आंसर इसका डी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन शून्यकाल के बारे में सही है? शून्यकाल में विचार हेतु विषय पहले से निर्धारित नहीं होते हैं। भारतीय संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल का उल्लेख नहीं है। पूर्व सूचना दिए जाने के बाद ही सार्वजनिक महत्व का कोई प्रश्न इसमें उठाया जा सकता है। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? फूड के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है और इसका सही आंसर बी हो जाएगा। पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है। शून्यकाल में विचार है तो विषय पहले से निर्धारित नहीं होते। ऐसा नहीं होता है कि इस बात पे चर्चा की जाएगी, इस विषय पे चर्चा किया जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। जो उसमें लगेगा कि ये ज्वलंत मुद्दा है, ये सामाजिक मुद्दा बन करके सामने आया है, ठीक है, या फिर इस पर डिस्कशन करना जरूरी है, ठीक, तो उस पर चर्चा कर दी जाएगी। बाकी भारतीय संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल का उल्लेख भी नहीं किया गया, ये बात भी बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। और पूर्व सूचना दिए जाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अगर कोई सार्वजनिक महत्व का मुद्दा है तो इसके लिए पूर्व सूचना देने जाने की ज़रूरत नहीं है,
ठीक है, इसके बिना ही इस मुद्दे को उठाया जा सकता है और इस पर बहस की जा सकती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के कार्यकाल कब तक होता है? राज्य लोक सेवा आयोग का जो कार्यकाल है कब तक होता है? पद ग्रहण की तारीख से 6 वर्ष या 62 वर्ष जो भी पहले हो। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही है, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए। बाकी अगर हम बात करें राज्य लोक सेवा आयोग, ठीक है, और भाग 14 जो है राज्य लोक सेवा आयोग का 6 वर्ष 62 वर्ष, भाग 14 अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 315 से लेकर के अनुच्छेद 323 में, अनुच्छेद 315 से 323 में राज्य लोक सेवा आयोग की स्वतंत्रता, शक्तियां आदि जो बात है इसके बारे में विशेष रूप से प्रावधान किया गया। ठीक है, डिटेल जो डिस्कशन किया गया अनुच्छेद 315 से 323 में, और इसके लिए जो भाग है अनुच्छेद भाग 14 है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें कथन और कारण दिया गया, आपात की उद्घोषणा को राजनीतिक तंत्र पर तीव्र और दूरगामी प्रभाव होता है। जब आपातकाल की उद्घोषणा लागू होती है तब केंद्र राज्य के सामान्य संबंधों में मूलभूत परिवर्तन होता है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा, कथन और कारण दोनों से यारी की सही व्याख्या करता है। आपात की उद्घोषणा के राजनीतिक तंत्र पर तीव्र और दूरगामी प्रभाव होते हैं। इसका एक जीता जागता उदाहरण क्या है? देखिए, इंदिरा गांधी सरकार के समय जब आपातकाल की घोषणा की गई थी, उसके बाद जब चुनाव हुआ था तो उनको भारी हार का सामना करना पड़ा था। ठीक है, क्योंकि समाज में आक्रोश था। तो अगर आपातकाल की घोषणा आप कर रहे हैं तो आपको समाज की आक्रोश का सामना करना पड़ेगा, अगर वह अनैतिक है, मनमाना है। ठीक है। हाँ, लेकिन ऐसा अगर ऐसा है कि जो है वायु आक्रमण या फिर से युद्ध हो गया, उस स्थिति में अगर आपातकाल की घोषणा करते हैं तब तो ऐसा होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन अगर आप मनमानी और तार्किक और असंवैधानिक प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए जो आपातकाल की घोषणा करते हैं तो जाहिर सी बात है आपको ये समाज के प्रतिरोध का जो सामना है वो करना पड़ेगा। दोनों विकल्प सही है, आर्य की सही व्याख्या करता है। ठीक है, और आपातकाल की अगर हम बात करें भाग 18 में आपातकाल का उल्लेख किया गया है। और आपातकाल 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं, आप लोगों को पता ही है। एक है आपका राष्ट्रीय आपातकाल, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 352 में किया गया है। फिर आपका राष्ट्रपति शासन, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 356 में किया गया है। उसके बाद है वित्तीय आपातकाल, जिसका उल्लेख किया गया 360 में। ठीक, देखिए जो आपका राष्ट्रीय आपातकाल है इसके लिए दोनों सदनों द्वारा 1 महीने के भीतर मंजूरी मिलना आवश्यक है। और राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल जो है इसको 2 माह के भीतर मंजूरी मिलना आवश्यक है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? उच्च न्यायालय और इनकी स्थापना दिया गया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय का स्थापना किया गया था 1868 में। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का स्थापना 1971 में हुआ था। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का स्थापना 1928 में। पटना उच्च न्यायालय का स्थापना 1916 में। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? गलत विकल्प का चयन करना है। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर ये हो जाएगा, इलाहाबाद उच्च न्यायालय का स्थापना कब किया गया था? इलाहाबाद उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ था 1866 में। ठीक है, तो ये गलत है। बाकी हिमाचल प्रदेश 1971, जम्मू कश्मीर 1928, पटना 1916, ये तीनों विकल्प सही है, ऑप्शन है। पेशा अधिनियम क्या है? पेशा अधिनियम किस समिति की सिफारिश पर समाप्त किया गया था? एलएम सिंधवी समिति, भूरिया समिति, सुरेंद्र मोहन समिति, अशोक मेहता समिति। पेशा अधिनियम को किस समिति की सिफारिश पर समाप्त किया गया था आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भूरिया समिति की सिफारिश पर पेशा अधिनियम को समाप्त किया गया था। ठीक है, और भूरिया समिति की सिफारिश कब लागू की गई थी? इनके द्वारा 1966 में अपनी सिफारिश दी गई थी, जिसके बाद पेशा अधिनियम को समाप्त कर दिया गया था। पेशा अधिनियम किससे संबंधित है? पंचायतों से संबंधित है। पेशा अधिनियम ये भी याद रखिएगा, पंचायतों से संबंधित है। भूरिया समिति 1966 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसके बाद पेशा अधिनियम जो है इसको समाप्त कर दिया गया था। ऑप्शन भी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्य राज्यपाल द्वारा नहीं किया जाता है? राज्य विधानसभा का विघटन, राज्य विधानमंडल का सत्रावसान, राज्य विधानमंडल की बैठक का स्थगन एवं निलंबन, राज्य विधानमंडल के सत्रों का आह्वान। कौन सा कार्य राज्यपाल नहीं करता यह बताना है। इसका सही आंसर से हो जाएगा राज्य विधानमंडल की बैठक का स्थगन एवं निलंबन, यह राज्यपाल नहीं करता है। ठीक है, देखिए किसी राज्य विधानसभा की बैठक को स्थगित या निलंबित करने का जो अधिकार है वह विधानसभा के अध्यक्ष के पास होती है, न कि राज्यपाल के पास। ठीक, ये कौन करेगा? विधानसभा का अध्यक्ष करेगा। ठीक है, बाकी
राज्य विधानसभा का विघटन राज्यपाल कर सकता है। राज्य विधानमंडल का सत्रावसान कर सकता है। राज्य विधानमंडल के सत्रों का आह्वान कर सकता है, लेकिन राज्य विधानमंडल की बैठक का स्थगन या फिर निलंबन विधानसभा का अध्यक्ष करता है। तो सही आंसर इसका सी हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत नगर पालिकाओं में महिलाओं को कुल स्थानों का 1/3 भाग आरक्षित किया गया है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया? अनुच्छेद 243 टी, अनुच्छेद 243 क्यू, अनुच्छेद 243 एस या फिर अनुच्छेद 243 यू? किसमें इसका उल्लेख किया गया है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अनुच्छेद 243 टी में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण का प्रावधान किया गया है। महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण का प्रावधान किया गया, तो सही आंसर इसका ए हो जाएगा। सदन में किसी बैठक के लिए जो कोरम है अध्यक्ष को छोड़ करके कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग होता है। अध्यक्ष को छोड़ करके अध्यक्ष सभी पीठासीन होते हैं। अध्यक्ष तभी पीठासीन होता है जब कोरम पूर्ण हो जाता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा। दूसरा तो सही है लेकिन पहला गलत है। पहला गलत क्यों है? देखिए इसलिए इसे अंडरलाइन कर दिया गया है। ठीक है, अध्यक्ष को छोड़कर नहीं, अध्यक्ष सहित कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग होता है। तो अध्यक्ष को लेकर के अगर कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग अगर आता है तो यह कोरम पूरा हो जाएगा और उस संदर्भ में सदन की बैठक का आह्वान किया जा सकता है और इसका पीठासीन अधिकारी लोकसभा का अध्यक्ष होता है। ठीक है, सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी। पहला गलत है, दूसरा सही है, दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विभागीय और स्थायी समितियों में लोकसभा के सदस्यों का चुनाव लोकसभा अध्यक्ष तथा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव सभापति के द्वारा किया जाता है। अस्थायी समितियों के सदस्य मंत्री होते हैं। अस्थायी समिति के गठन से लेकर के समिति का कार्यकाल 2 वर्ष तक का होता है। इसमें गलत विकल्प का चयन करना है। गलत विकल्प का चयन करना, सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर बी हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही है। ठीक है, पहला क्या है? विभागीय और स्थायी समिति में लोकसभा के सदस्यों का चुनाव लोकसभा का अध्यक्ष और राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्यसभा का सभापति के द्वारा किया जाता है। ये बात बिल्कुल ठीक है। अस्थायी समितियों के सदस्य मंत्री होते हैं। अभी ऊपर बताया गया ना कि कोई भी मंत्री समिति का सदस्य नहीं होता है। लोकसभा और प्राक्कलन समिति क्या है? लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, ये क्या है? ये अस्थायी समितियां ही तो हैं। हर साल इनका गठन किया जाता है। तो क्या कोई मंत्री इसका सदस्य होता है? नहीं होता है। अभी ऊपर बताया गया है, तो कोई भी मंत्री इसका सदस्य नहीं होता। ये बात बिल्कुल गलत है। और अस्थायी समितियों का जो कार्यकाल है, ये हर वित्तीय वर्ष में अस्थायी समितियां जो है इनका गठन किया जाता है और इनका जो कार्यकाल है 2 वर्ष का नहीं होता है, 1 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, सही आंसर बी है। निम्नलिखित में से किस कैबिनेट समिति की अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा नहीं की जाती है? राजनीतिक मामलों पर कैबिनेट समिति, संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति, निवेश और विकास पर कैबिनेट समिति या फिर आवास पर कैबिनेट समिति? किस समिति की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नहीं करता है, आपको बताना है। कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। बी और 3, 2 और 3, अर्थात संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति, निवेश और विकास पर कैबिनेट समिति की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा नहीं की जाती है। राजनीतिक मामलों पर कैबिनेट समिति की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। आवास पर कैबिनेट समिति की अध्यक्षता भी प्रधानमंत्री करता है। ठीक है, बाकी जो संसदीय मामलों की अगर हम बात करें, संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति और आवास पर कैबिनेट समिति की जो अध्यक्षता है प्रधानमंत्री नहीं करता है, याद रखिएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यदि समवर्ती सूची के किसी विषय को लेकर के केंद्रीय कानून एवं राज्य कानून में संघर्ष आ जाए या संघर्ष होता है तो उस स्थिति में क्या होगा? केंद्रीय कानून राज्य कानून पर प्रभावी होगा, राज्य कानून केंद्रीय कानून पर प्रभावी होगा, राष्ट्रपति का निर्णय मान्य होगा, सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय मान्य होगा। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, केंद्रीय कानून राज्य कानून पर प्रभावी होगा। ये आपका सही हो जाएगा। लेकिन इसके पीछे एक और तर्क ये है कि अगर मान लीजिए समवर्ती सूची से रिलेटेड जो कानून बनाया गया है, केंद्र और राज्य दोनों द्वारा सेम कानून बना दिया गया है, लेकिन राज्य का जो कानून है वह राष्ट्रपति के विचारार्थ है, तो राष्ट्रपति जो निर्णय लेगा वही निर्णय मान्य होगा। अगर राष्ट्रपति कह देता है कि राज्य का कानून लागू होगा तो राज्य का कानून लागू होगा, केंद्र का कानून लागू नहीं होगा। ठीक है, बाकी सामान्य परिस्थिति में केंद्र का कानून प्रभावी होता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद का जो विनिश्चय है वो कौन करता है? राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद का विनिश्चय केवल उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जाता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जाता है। और इसमें जो है अनुच्छेद 71 में प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित
कोई भी विवाद अगर उत्पन्न होता है तो इसका अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जाएगा, याद रखेगा, ठीक है। राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित, सही आंसर भी हो जाएगा। नीति आयोग के बारे में कौन सा विकल्प सही है? यह एक संवैधानिक संस्था है, यह एक सांविधिक संस्था है। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? कौन सा विकल्प इसमें से सही है? देखिए इसका जो सही आंसर है वो आपका डी हो जाएगा। दोनों विकल्प गलत है, ना तो ये संवैधानिक संस्था है ना ही ये सांविधिक संस्था है। संवैधानिक संस्था क्यों नहीं है? क्योंकि इसका संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है, ठीक है, संविधान में इसका उल्लेख नहीं किया गया है, संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है। और सांविधिक संस्था क्यों नहीं है? क्योंकि किसी कानून या संविधान संशोधन के माध्यम से, किसी संविधान संशोधन के माध्यम से इसे लागू नहीं कराया गया है, ठीक है, तो इसलिए सांविधिक संस्था भी नहीं है। इसकी अगर हम बात करें तो नीति आयोग जो है यह एक संविधानेतर संस्था है जो योजना आयोग की जगह पे 1 जनवरी 2015 को अस्तित्व में आया था, और इसका जो निर्माण है केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प द्वारा किया गया था, इसीलिए न तो यह सांविधिक संस्था है और न ही संवैधानिक संस्था। सही आंसर डी हो जाएगा। अस्थायी संक्रमणकालीन एवं विशेष प्रावधानों का जो उल्लेख है वह भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है, इसका आपको बताना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधानों का जो उल्लेख किया गया है वह आपके भाग 21 में किया गया, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन डी सही है। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व जोड़ा गया था? समान आचार संहिता, शोषण से बच्चों एवं वयस्कों की सुरक्षा, समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? 42वां संविधान संशोधन द्वारा किस किस प्रावधान को या किस किस जो नीति निर्देशक तत्व है उसको संविधान में जोड़ा गया था? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 2, 3, 4, 2, 3, 4। समान आचार संहिता ये तो मूल नीति निर्देशक तत्व में था, ठीक है। बाकी शोषण से बच्चों एवं वयस्कों की रक्षा करना, शोषण से बच्चों एवं वयस्कों की रक्षा करना, इसका जो उल्लेख किया गया किसमें किया गया है? इसका उल्लेख किया गया अनुच्छेद 39, इसका उल्लेख किया गया अनुच्छेद 39, शोषण से वयस्कों एवं बच्चों की रक्षा करना, ठीक है, अनुच्छेद 39F में इसका उल्लेख किया गया, ठीक, या फिर क कह सकते हैं, ठीक है, अनुच्छेद 39F में शोषण से बच्चों एवं वयस्कों की सुरक्षा करना, इसका उल्लेख किया गया। समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना राज्य का कर्तव्य होगा, समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना राज्य का कर्तव्य होगा, इसका उल्लेख अनुच्छेद 39A या फिर क में किया गया है, ठीक है। उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना राज्य का कर्तव्य होगा, इसका उल्लेख किसमें किया गया है? इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 43A में। तो देखिए इसमें अगर हम बात करें तो इसमें अनुच्छेद 39F, 39A और 39A, ठीक है, इन तीनों प्रावधानों को 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, तो सही आंसर इसका भी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत की प्रमुख राजनीतिक समस्या नहीं थी? शरणार्थियों को पुनर्वास, राज्यों का पुनर्गठन, उद्योगों का अत्यधिक विकास, स्वतंत्र विदेश नीति संचालन की समस्या। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा। उद्योगों का अत्यधिक विकास यह कोई समस्या नहीं थी। जिस समय भारत आजाद हुआ था उस समय जो तत्काल समस्या थी शरणार्थियों की, ये पुनर्वास की समस्या थी, ये बात बिल्कुल ठीक है। राज्यों के पुनर्गठन की समस्या थी, ये बात भी ठीक है। स्वतंत्र विदेश नीति संचालन की समस्या थी, ये भी ठीक है। उद्योगों का विकास ये कोई समस्या नहीं थी, तो सही आंसर सी हो जाएगा। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण संबंधी मूल अधिकार निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत एक मूल अधिकार है? समता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार या फिर सांविधिक उपचारों का अधिकार। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है सी हो जाएगा, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार। और इसकी अगर हम बात करें स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 में आता है, ठीक। और जो आपका अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में जो संरक्षण दिया गया है इसका उल्लेख किया गया अनुच्छेद 20 में, ठीक है, और यह स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है, ऑप्शन सी। बाकी सांविधिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है और समता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 से 18 में है, ठीक, ये याद रखिएगा। संसद के साधारण बहुमत द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एक संशोधन नहीं किया जा सकता है? संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्ते, राज्यसभा का प्रयोग, नागरिकता की प्राप्ति एवं समाप्ति। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर ये हो जाएगा,
संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। संविधान का संशोधन 3 प्रकार से होता है: संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधन, संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधन, और तीसरा संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ राज्य विधानमंडल की संस्तुति, कम से कम आधे से अधिक राज्यों की संस्तुति। ठीक है, तो सही आंसर ये हो जाएगा। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण जो कैट है, इसके बारे में देखिए, यह एक संवैधानिक निकाय नहीं है। इसका स्थापना 1 नवंबर 1985 को किया गया था। इस अधिकरण के सदस्य केवल प्रशासनिक क्षेत्र से होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसमें गलत विकल्प का चयन करना है। कौन सा विकल्प इसका सही है? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 1 और 3। 1 और 3 गलत है। यह एक संवैधानिक निकाय नहीं है और इस अधिकरण के सदस्य केवल प्रशासनिक क्षेत्र से होते हैं, ये दोनों गलत है। कैट की अगर हम बात करें, इसका जो उल्लेख किया गया है केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, इसका जो उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 323 सब क्लॉज ए में कैट का उल्लेख किया गया है। ठीक है, और यह एक संवैधानिक निकाय है, यह एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है, और इस अधिकरण की अगर हम बात करें, इस अधिकरण की बात करें तो इसमें जो है न्यायिक तथा प्रशासनिक दोनों क्षेत्रों से लोगों का चयन किया जाता है, राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, और 1 नवंबर 1985 को यह अस्तित्व में आया था, इसका स्थापना हुआ था। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, सही आंसर ये हो जाएगा। पहला और तीसरा गलत है, दूसरा सही है। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा द्वारा पारित प्रस्ताव लोकसभा द्वारा अनुमोदित होना आवश्यक है। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव पहले राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है, लोकसभा में नहीं। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर ये हो जाएगा। दोनों विकल्प सही और आरे की सही व्याख्या करता है, दोनों विकल्प सही आरे की व्याख्या करता है। देखिए अगर हम बात करें संविधान का जो अनुच्छेद 67 सब क्लॉज बी है, 67 सब क्लॉज बी, इसमें प्रावधान किया गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा पद से हटाया जा सकेगा जिसके राज्यसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित किया गया हो और जिसे लोकसभा सहमत हो, जिससे लोकसभा सहमत हो, और हटाने का प्रस्ताव राज्यसभा में ही उपराष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व सूचना देकर के लाया जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा सही आंसर इसका हो जाएगा ए। नियंत्रण के महालेखा परीक्षक के बारे में देखिए, कौन सा विकल्प सही नहीं है? सेवानिवृत्त होने के बाद वह भारत सरकार या फिर राज्य सरकार के अधीन कोई पद धारण नहीं करेगा। इसका वेतन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान होता है। वह कभी भी राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकता है। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? सॉरी, कौन सा विकल्प गलत है? गलत विकल्प का चयन करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत का नियंत्रण क्यों महालेखा परीक्षक। इसका उल्लेख अनुच्छेद 148 में किया गया है, 148 में किया गया है, और वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं होता है। अगर इसकी हम बात करें, इसके पद से केवल उसी रीति से इसे हटाया जा सकता है जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत महान्यायवादी होता है। जिसका उल्लेख किया गया अनुच्छेद 76 में, यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। ठीक है, बाकी जो नियंत्रण के महालेखा परीक्षक है, इसका पद अस्थायी होता है और इसके पद का एक उल्लेख किया गया। इसे उसी रीति से हटाया जा सकता है जिस रीति से या जिस आधार पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है। ठीक, तो यही गलत है, बाकी विकल्प सही हो जाएंगे। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दिया करें और अपने दोस्तों साथियों के साथ शेयर कर दिया करें। आपके लाइक और कमेंट से, आपके अप्रिसिएशन से हमें और अंदर से मोटिवेशन मिलती है कि हम और अच्छे से वीडियो अपलोड करें और अच्छे से जितना पॉसिबल है, जितना हो सके अच्छे से एक्सप्लेन करें, जिससे कि आप लोगों के सारे डाउट, सारे कन्फ्यूजन जो है ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो अगर वीडियो आप लोगों के लगता है कि इफेक्टिव है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अच्छे से समझाया गया है, बताया गया है, तो लाइक जरूर कर दिया करें। ठीक है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति हेतु पृथक राष्ट्रीय आयोग के गठन की बात की गई थी? 89वां संविधान संशोधन, 86वां, 87वां या फिर 88वां? इसका सही आंसर ये हो जाएगा, 89वां संविधान संशोधन द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए एक अलग अलग आयोग स्थापित करने की बात की गई थी। तो सही आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान केवल केंद्र में संसदीय प्रणाली की स्थापना करता है। भारतीय संसद संप्रभु निकाय नहीं है। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? इसका सही आंसर भी हो जाएगा, भारतीय संसद संप्रभु निकाय नहीं है। इसमें क्या पूछा है, कौन सा विकल्प सही है? भारतीय संविधान केवल केंद्र में संसदीय प्रणाली की स्थापना करता है, ये बात बिल्कुल गलत है। और भारतीय संसद संप्रभु निकाय नहीं, ये बात बिल्कुल सही, दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, और इसकी अगर हम बात करें, भारतीय संसद प्रणाली को वेस्टमिंस्टर प्रणाली या उत्तरदायी सरकार के नाम से जाना जाता है। संविधान केवल केंद्र में ही नहीं बल्कि राज्य में भी संसदीय प्रणाली की स्थापना की बात करता है, तो पहला आपका गलत हो जाएगा। और अगर हम बात करें जो संसदीय प्रणाली है
वह ब्रिटिश संसदीय प्रणाली पर आधारित है, लेकिन दोनों में कुछ अंतर हैं। जैसे कि जो ब्रिटिश संसद है वो संप्रभु है, लेकिन भारतीय संसद संप्रभु नहीं है, याद रखिएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा अभी? संविधान की कुछ अनुसूचियां दी गई हैं, संविधान की कुछ अनुसूचियां और विषय, किस अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया उसे सम्मिलित करना है, उसे सम्मिलित करना है। बात करें अगर पहली अनुसूची की बात करें, अगर कौन सा एक सेकेंड, कौन सा सुमेलित नहीं है यह बताना है। पहली अनुसूची राज्यों का क्षेत्राधिकार, राज्यों का क्षेत्राधिकार। दूसरी अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप। आठवीं अनुसूची मान्यता प्राप्त अधिकारी भाषाएं। और सातवीं अनुसूची 3 विधायी सूचियां, केंद्र सूची, राज्य सूची, संवर्धित सूची। कौन सा विकल्प गलत है, कौन सा विकल्प गलत है आपको बताना है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, दूसरी अनुसूची शपथ एवं प्रतिज्ञान, यह गलत है। ठीक है, देखिए शपथ एवं प्रतिज्ञान की बात करें तो इसका उल्लेख जो है तीसरी अनुसूची में किया गया है, तीसरी अनुसूची में। ठीक, और जो दूसरी अनुसूची है इसमें वेतन भत्ते का बात किया गया है, वेतन भत्ता वगैरह का उल्लेख किया गया। ठीक है, तो यही गलत है। उच्चतम न्यायालय के बारे में देखिए, राष्ट्रपति किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को अस्थायी काल के लिए तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान की जाती है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ये, दूसरा सही है, पहला गलत है। राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को अस्थायी रूप से तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है, यह गलत है। देखिए अगर हम बात करें तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कब की जाती है, मान लीजिए किसी मामले पे सुनवाई करनी है, किसी मामले पे सुनवाई करनी है और उसके लिए जो बेंच का गठन किया गया है उस बेंच में पर्याप्त न्यायाधीश नहीं है, तो इस एक मामले की सुनवाई के लिए तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए जो कोरम है, कोरम अगर पूरा नहीं है तो तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। और भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है या किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को अस्थायी रूप से तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करता है। ठीक है, और ऐसा वह संबंधित न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श और राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी की बात करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति जो है यह राष्ट्रपति नहीं, जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है उसके द्वारा किया जाता है। और किसी मामले की या कोरम अगर पूरा नहीं है तो कोरम को पूरा करने के लिए उस एक मामले की सुनवाई के लिए तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है, यह अस्थायी होता है। ठीक है, सही आंसर ये हो जाएगा, अर्थात दूसरा सही है, पहला गलत। पंचायती राज पर बलवंत राय मेहता समिति 1957 की प्रमुख सिफारिशों में कौन शामिल था? जिला परिषद कार्यकारी निकाय होना चाहिए, जिला परिषद का अध्यक्ष जिलाधिकारी होना चाहिए। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, दूसरा सही है, पहला गलत है, पहला गलत है। ठीक है, पहला गलत क्यों है? देखिए बलवंत राय मेहता समिति द्वारा जो सिफारिश की गई थी, जिला परिषद का गठन अप्रत्यक्ष रूप से चुने हुए सदस्यों से किया जाए, जिला परिषद को सलाहकारी, समन्वयकारी और पर्यवेक्षक निकाय के रूप में होना चाहिए, और इसका जो अध्यक्ष है वो जिलाधिकारी होना चाहिए। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा सी, दूसरा सही है, पहला गलत है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। अनुच्छेद 338 में किसका उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 368 की अगर हम 338 की बात करें तो इसमें राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 148 नियंत्रणक एवं महालेखा परीक्षक, अनुच्छेद 76 भारत का महान्यायवादी और 324 निर्वाचन आयोग। इसका जो सही आंसर है बी हो जाएगा, 4 3 2 1, ऑप्शन बी। भारत के महान्यायवादी के बारे में देखिए, राष्ट्रपति भारत के किसी नागरिक को जो न्यायिक मामलों का योग्य हो उसे महान्यायवादी के पद पर नियुक्त कर सकता है। महान्यायवादी को उनके पद से संसद द्वारा विशेष प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, पहला सही है, दूसरा गलत है। संसद के किसी विशेष प्रक्रिया द्वारा नहीं हटाया जाता है, महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, पहला सही है, दूसरा गलत है। भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर पूर्व राष्ट्रपति के कार्यकाल की शेष अवधि तक कार्य करता है। भारत का उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के उपराष्ट्रपति के मॉडल पर आधारित है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा, पहला गलत है, दूसरा सही। भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर पूर्व राष्ट्रपति के कार्यकाल की शेष अवधि तक कार्य करता है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त है तो उपराष्ट्रपति अधिकतम 6 महीने तक उसकी जगह पे कार्य कर सकता है, और इसके बीच में राष्ट्रपति पद का जो चुनाव है वो हो जाना चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन हाँ, भारत का उपराष्ट्रपति का जो पद है अमेरिका के उपराष्ट्रपति के पद के मॉडल के आधार पर है, ये बात तो बिल्कुल ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है। देखिए उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के उपराष्ट्रपति के मॉडल पर आधारित है, परंतु भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर पूर्व राष्ट्रपति के शेष कार्यकाल तक नहीं होता है, वह एक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। कब तक? जब तक कि राष्ट्रपति
जब तक कि नए राष्ट्रपति का चुनाव ना हो जाए, और नए राष्ट्रपति का चुनाव 6 महीने के अंदर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो याद रखिएगा सही आंसर डी हो जाएगा। जैसे अमेरिका में क्या है, अमेरिका में अगर राष्ट्रपति मर जाता है, जैसे वर्तमान अभी अभी जो है यह अफवाह उड़ा है कि डोनाल्ड ट्रंप निकल लिए हैं, मतलब मर गए, और जो के उपराष्ट्रपति हैं वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। तो अमेरिका में क्या है कि अगर राष्ट्रपति किसी कारणवश अगर मर जाता है या और कुछ हो जाता है, ठीक है, तो जो उपराष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, उसका जो बचा हुआ कार्यकाल है तब तक के लिए। ठीक है, याद रखिएगा, इसका सही आंसर डी हो जाएगा। संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल की कृतियों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। इसका उल्लेख किसमें किया गया है? इसका जो उल्लेख किया गया अनुच्छेद 160 में किया गया है। संविधान असाधारण परिस्थिति में राष्ट्रपति को राज्यपाल की कृतियों के निर्वहन के लिए उपबंध करता है, इसका उल्लेख अनुच्छेद 160 में है। 160 में यदि वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने के दौरान लोकसभा विघटित हो जाए तो यह घोषणा पुनर्गठित लोकसभा की प्रथम बैठक के बाद कितने दिनों तक प्रभावी रहेगा? 60 दिन, 30 दिन, 1 वर्ष या फिर अनिश्चित काल? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 30 दिनों तक। 30 दिनों तक। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल का उल्लेख किया गया है। वित्तीय आपातकाल की घोषणा की तिथि के 2 माह के भीतर संसद की संस्तुति मिलनी चाहिए, जैसा ऊपर आपको बताया गया है। और यदि वित्तीय आपातकाल की घोषणा के दौरान लोकसभा विघटित हो जाती है, तो 2 महीने के भीतर इसे मंजूरी करने से पूर्व लोकसभा अगर विघटित हो जाती है तो यह घोषणा पुनर्गठित लोकसभा की प्रथम बैठक के बाद 30 दिनों के प्रभावी रहने में इस अवधि में राज्यसभा की मंजूरी मिलनी आवश्यक होती है। लोकसभा और राज्यसभा की मंजूरी मिलनी आवश्यक होती है। कितने दिन के भीतर? 30 दिन के भीतर, याद रखिएगा। संघ लोक सेवा आयोग के बारे में देखिए। आयोग की संरचना का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। आयोग का सदस्य पदावधि की समाप्ति पर उस पद पर पुनर्नियुक्ति का पात्र होता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा। पहला सही है, दूसरा गलत है। दूसरा गलत हो जाएगा। देखिए, राष्ट्रपति द्वारा आयोग की संरचना का निर्धारण किया गया है और कोई जो व्यक्ति जो लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में पद धारण करता है अपनी पदावधि की समाप्ति पर उस पद पर पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए लोक सेवा आयोग का सदस्य है, अगर लोक सेवा आयोग का सदस्य है और ये अपने पद से मुक्त हो जाता है तो यह आगे लोकसभा का अध्यक्ष बन सकता है। लोकसभा का अध्यक्ष बन सकता है या फिर राज्य लोक सेवा आयोग जो है इसका अध्यक्ष बन सकता है, इसका अध्यक्ष बन सकता है, लेकिन सदस्य के रूप में पुनः निर्वाचित नहीं हो सकता। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। भारत का परिसंघ राज्यों के मध्य करार का परिणाम है। कौन सा विकल्प सही है? इसका जो सही आंसर है सी हो जाएगा। पहला सही है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ है। बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन भारत राज्यों के बीच कोई समझौते का परिणाम थोड़ी है, किसी करार का परिणाम थोड़ी है। ठीक है, कि भारत और राज्यों के बीच कोई समझौता हुआ है जिसके साथ या एक दूसरे से जुड़े हैं। जबकि इसके विपरीत अमेरिका की बात करें तो क्या है, अमेरिका में केंद्र और राज्यों के बीच समझौता हुआ है और वह एक दूसरे से जुड़े हैं क्योंकि उनके बीच में टाई अप है, दोनों के बीच में समझौता है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा और भारत का जो परिसंघ है राज्यों के मध्य किसी समझौते का परिणाम नहीं है। जिसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर कोई राज्य भारत से अलग होना चाहे तो वो अलग नहीं हो सकता है। इसके विपरीत अमेरिका का अलग, अगर कोई राज्य अमेरिका से अलग होना चाहे तो वो अलग हो सकता है, लेकिन भारतीय राज्य को भारत से अलग होने का अधिकार नहीं है। सही ऑप्शन सही हो जाएगा। राज्यों को उनके उद्भव के कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और सही कूट का चयन कीजिए। राज्यों का जो उद्भव हुआ है उस आधार पर इनके कालक्रम में लगाना है। ठीक है, झारखंड, केरल, हरियाणा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। ठीक, देखिए झारखंड का गठन पता है आप लोगों का 2000 ईस्वी में इसका गठन किया गया था। केरल का गठन कब हुआ था? केरल का जो गठन हुआ था 1956 में अस्तित्व में आया था। हरियाणा 1966 में आया था। 1966 है ना? हाँ, 1966 है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो 1987 में अस्तित्व में आया था। और नागालैंड 1963 है शायद। नागालैंड कब है? 1962 है। ठीक है, 1962। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर सी हो जाएगा 3 4 5 2 1। 3 4 5 2 1 याद रखिएगा। झारखंड 2000 ईस्वी, केरल 1956, हरियाणा 1966, नागालैंड 1962 और अरुणाचल प्रदेश 1987। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में देखिए। आर्थिक एवं सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना इसका मूल उद्देश्य है। अनुच्छेद 48 का दुधारू और मालवाहक मवेशियों के वध पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश देता है। कौन सा विकल्प सही है? इसका जो सही आंसर ए हो जाएगा। पहला सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, देखिए राज्य का नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख संविधान के भाग 4 में किया गया, अनुच्छेद 36 से 51 में किया गया। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, जिसका मूल उद्देश्य होता है
आर्थिक सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना। और अनुच्छेद 48 क या फिर अनुच्छेद 48 ए जो है, इसमें पर्यावरण को बेहतर बनाने की बात की गई है। पर्यावरण को बेहतर बनाने की बात की है। दुधारू पशुओं के वध पर जो रोक लगाया गया है, किसमें लगाया गया? अनुच्छेद शायद 47 है क्या, 47? कमेंट बॉक्स में बताइएगा, शायद 47 है। ठीक, बाकी अनुच्छेद 48 है, पर्यावरण संरक्षण की बात करता है। ठीक, इसका सही आंसर यही हो जाएगा। अनुसूचित क्षेत्रों के संदर्भ में देखिए, राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। जनजातीय सलाहकार परिषद केवल उन्हीं राज्यों में गठित की जा सकती है जहां अनुसूचित जातियां हैं। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा। पहला सही है, दूसरा गलत है। पहला सही है, दूसरा गलत है। राष्ट्रपति को किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार है, और ऐसे राज्य जिनके अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र हैं वहां जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन किया जाता है। लेकिन राष्ट्रपति के निर्देश पर ऐसे परिषदों का गठन ऐसे राज्यों में भी किया जा सकता है जहां अनुसूचित जनजातियां तो हैं लेकिन अनुसूचित क्षेत्र नहीं है। याद रखिएगा, सही आंसर डी हो जाएगा। पहला सही है, दूसरा गलत। नेक्स्ट देखिए, कुछ अनुच्छेद दिए गए, उपबंध दिया गया। अनुच्छेद 39 में किसका उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 39 का सामान्य न्याय एवं विधिक सहायता, निःशुल्क विधिक सहायता भी ऊपर हम लोग देखे हैं, जिसे 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है। अनुच्छेद 114 में किसका उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 114 में विनियोग विधेयक का उल्लेख है। अनुच्छेद 244 में अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उल्लेख किया गया है। और 43 सहकारी समितियों का उल्लेख किया गया है, जिसे 97वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, 3124। 3124। पंचायती राज के बारे में देखिए, पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव राज्य चुनाव आयोग के पर्यवेक्षक में होता है। सरपंच के उम्मीदवार के लिए न्यूनतम 2 प्रस्तावक होने आवश्यक है। कौन सा विकल्प सही है? देखिए, इसका जो सही आंसर है बी हो जाएगा, अर्थात पहला सही है, दूसरा गलत है। अगर सरपंच का कोई उम्मीदवार है, अगर सरपंच का कोई उम्मीदवार है तो सरपंच पद के उम्मीदवार के लिए जो प्रस्तावक है इसकी आवश्यकता नहीं होती है, प्रस्तावक की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, याद रखिएगा, सही आंसर बी हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में देखिए, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का आदर्श रूसी क्रांति 1917 से लिया गया है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के तत्वों को फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा। दोनों विकल्प गलत है, दोनों विकल्प गलत है। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, दोनों विकल्प गलत हो जाएंगे। देखिए, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की जो बात है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का जो तत्व लिए गए हैं वह रूसी क्रांति से लिया गया। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक या रूसी क्रांति से लिया गया है 1917। और स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की बात करें, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की बात करें तो यह फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। याद रखिएगा, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, याद रखिएगा। सही आंसर इसका सी हो जाएगा, दोनों कथन गलत हैं। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय लिया गया रूसी क्रांति से, और स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का जो आदर्श वाक्य है यह फ्रांस की क्रांति से लिया गया है, कथन सी हो जाएगा। संविधान के निर्वाचन के बारे में विधि की सावरण प्रश्न के संबंधित वाद पर विचार कीजिए। संविधान के निर्वाचन के बारे में विधि के सारवान प्रश्न से संबंधित वाद पर विचार करने के लिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या न्यूनतम 5 होनी चाहिए। इसे संविधान पीठ के रूप में अभिहित किया जाता है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका सही आंसर ये हो जाएगा। दोनों विकल्प सही और आर्य की सही व्याख्या करता है। जो न्यूनतम, मान लीजिए संविधान की व्याख्या करनी है, ठीक है, संविधान की व्याख्या करनी, उसके लिए जो संवैधानिक पीठ का जो गठन होगा उसमें न्यूनतम 5 न्यायाधीश होने चाहिए। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। जस्टिस के पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ मामले में बताइए, इसमें जो मूल अधिकार बनाया गया था, किसको मूल अधिकार बनाया गया था? देखिए, इसकी अगर हम बात करें, आधार मेटा डेटा को 6 माह से अधिक संग्रहित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन बी हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त केसी नियोगी थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक CAG श्री नरहरि राव थे। कौन सा विकल्प इसका सही है? असत्य विकल्प का चयन करना है, गलत विकल्प का चयन करना, और वो हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला गलत है, दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, पहला गलत है। पहला गलत क्यों है? देखिए, पहला गलत इसलिए है, अगर हम बात करें, अनुच्छेद 148 के अंतर्गत नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का प्रावधान किया गया है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। और भारत के प्रथम जो CAG हैं श्री हरि राव थे, बात बिल्कुल ठीक है। ठीक, और केसी नियोगी भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। केसी नियोगी जो है
यह भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। और प्रथम चुनाव आयुक्त की बात करें तो स्वतंत्र भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। ठीक है, सुकुमार सेन, पहला गलत हो जाएगा। इसमें बताना है कौन सा विकल्प है। अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। 226 में विधि प्राधिकार के सिवाय किसी कर की उगाही या संग्रहण नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 265 विधायिका के प्राधिकार के बिना कोई भी व्यय नहीं किया जाएगा। 119 वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किया गया। कौन सा विकल्प सही है इसके बारे में? इसका सही आंसर भी हो जाएगा। 1 2 3 सही है, 1 2 3 सही है, चौथा गलत है। अनुच्छेद 119 की बात करें, अनुच्छेद 119 में संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा जो विनियमन है इसका उल्लेख अनुच्छेद 119 में किया गया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। 1 2 3 सही है, चौथा गलत है। संसद के विशेष बहुमत द्वारा एवं आधे राज्य विधानमंडल की संस्तुति के बाद निम्न में के किन उपबंधों को इसके तहत संशोधित किया जा सकता है? अनुसूचित क्षेत्र अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन, केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का विभाजन, 7वीं अनुसूची से संबंधित कोई भी विषय, या फिर केंद्र शासित प्रदेश। कौन सा विकल्प सही है? इसका जो सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर सी हो जाएगा। 2 और 3, 2 और 3। केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का विभाजन, 7वीं अनुसूची से संबंधित कोई मामला अगर है तो विशेष बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों की अनुमति आवश्यक होती है। बाकी अनुसूचित क्षेत्र या अनुसूचित जनजाति क्षेत्र का प्रशासन से संबंधित मामला हो, केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित कोई मामला हो, तो इसके लिए इसकी जरूरत नहीं होती है। सही आंसर सी हो जाएगा। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य शामिल है? राष्ट्रगान का आदर करना, भारत की संप्रभुता एकता अखंडता की रक्षा करना, चुनाव में मतदान करना, अहिंसा से दूर रहना। कौन सा विकल्प सही है? आपको बताना है कौन मौलिक कर्तव्य में शामिल है। कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना और वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। पहला और दूसरा दोनों मौलिक कर्तव्य है। चुनाव में मतदान करना और अहिंसा से दूर रहना, यह मौलिक कर्तव्य नहीं है, यह मौलिक कर्तव्य नहीं है। ठीक, निम्नलिखित राज्यों में भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने के क्रम में सबसे अंतिम स्थान पे कौन आएगा जिसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? इसका सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया था? इसे दिया गया था 1987 में। अभी ऊपर हम लोग देखे हैं 1987 में। सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया था? सिक्किम को 1975 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था, 1975 में। ठीक है, और जो आपका नागालैंड है, नागालैंड को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था 1963 में। 1962 में इसका गठन हुआ था, 1963 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। और हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें, इसे 1971 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। तो अंतिम स्थान पे अरुणाचल प्रदेश आता है, यही सही हो जाएगा। जिला न्यायाधीश के संदर्भ में देखिए, जिला न्यायाधीश जिले का सबसे बड़ा न्यायिक जिलाधिकारी होता है। न्यायिक अधिकारी, उसे केवल सिविल मामले में अपीलीय क्षेत्र अधिकार प्राप्त है। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर ये है, पहला सही दूसरा गलत है। ऐसा नहीं है कि उसे केवल सिविल मामले में अपीलीय क्षेत्र अधिकार प्राप्त है। ठीक है, देखिए न्यायाधीश जिले का सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी, उसे सिविल और आपराधिक दोनों मामलों में मूल और अपीलीय दोनों क्षेत्राधिकार प्राप्त होते हैं। तो पहला सही है दूसरा गलत। भारत की संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। किसी कारणवश वह अनुपस्थित हो तो इस बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का उपाध्यक्ष करता है। यदि किसी कारणवश लोकसभा का उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित हो तो इस बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, यह बताना है। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा सी, राज्यसभा का उपसभापति। इसमें याद रखने वाली बात यह है कि राज्यसभा का सभापति अर्थात उपराष्ट्रपति इसकी अध्यक्षता नहीं करता है, राज्यसभा का उपसभापति अध्यक्षता करेगा। ठीक है, तो सी सही हो जाएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। इसमें कुछ राज्य और राज्यसभा की सीटें दी गई हैं। उत्तराखंड में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? उत्तराखंड में राज्यसभा की सीटें हैं 3। ठीक है, तमिलनाडु, अभी ऊपर हम लोग देखें तमिलनाडु में राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? तमिलनाडु में राज्यसभा की सीटें हैं 18। बिहार में राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? बिहार में राज्यसभा की सीटें जो हैं वो 16 हैं और उत्तर प्रदेश में 31 हैं। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर भी हो जाएगा 2 4 3 1, 2 4 3 1। कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? संविधान के प्रावधान, याचिका रीट यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन से लिया गया, रीट जारी करने का अधिकार। संयुक्त बैठक का प्रावधान आयरलैंड से लिया गया है। सहकारी संघवाद ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। उपराष्ट्रपति की भूमिका अमेरिका से ली गई। कौन सा विकल्प गलत है? गलत विकल्प का चयन करना है। इसका जो सही आंसर है क्या होगा? इसका सही आंसर भी हो जाएगा संयुक्त बैठक। संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है कहाँ से लिया गया है? संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ठीक है, संयुक्त बैठक की स्थिति में राज्यसभा
लोकसभा से दुर्बल स्थिति में होता है, लोकसभा की सदस्य संख्या अधिक है। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगर संयुक्त बैठक का प्रावधान है, मतलब संयुक्त बैठक हो रहा है, तो इस कंडीशन में, संयुक्त बैठक की कंडीशन में राज्यसभा की जो स्थिति या फिर शक्ति है लोकसभा से कम हो जाती है, बात बिल्कुल ठीक है। और लोकसभा की सदस्य संख्या अधिक होती है, बात भी ठीक है। तो दोनों सही, हर एक की सही व्याख्या करता है, ठीक है। मेजोरिटी लोकसभा की के सदस्य होते हैं तो कोई भी विधेयक जो संयुक्त बैठक में गया है वो आराम से पारित हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया था? किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया था, आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही है, ऑप्शन सी सही है। राज्यसभा अनुच्छेद 312 के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है 1/3 बहुमत, साधारण बहुमत 2/3 या फिर आधे सदस्यों के बहुमत। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके राज्यसभा अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने के लिए लोकसभा को निर्देश दे सकती है, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चुनाव में भाग लेने वाले उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निर्धारित करने की सिफारिश किस समिति ने दी थी? दिनेश गोस्वामी, ताराकुंडे, इंद्रजीत गुप्ता, संथानम। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा। बताइए यह जो सिफारिश है यह सही था या नहीं था? अभी वर्तमान समय में जैसे सबके लिए एक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का निर्धारण किया गया है, एक जो है आप क्लर्क की नौकरी चाहिए तो उसके लिए भी न्यूनतम योग्यता का निर्धारण चाहिए। वहाँ पे बताइए अगर आप जो है एक सर्वोच्च पद पर जा रहे हैं जहाँ से आप पूरे भारत को लीड करेंगे, उसके लिए किस योग्यता का मतलब शैक्षणिक योग्यता नहीं होनी चाहिए? ये सोचने वाली बात है, ठीक है। तो क्लर्क के लिए तो योग्यता चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के लिए कोई योग्यता नहीं चाहिए, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जाहिर सी बात है, उनके लिए भी जो मंत्री, विधायक, सांसद वगैरह बनते हैं, इनके लिए भी न्यूनतम योग्यता का निर्धारण होना चाहिए कि कम से कम तो इतने शिक्षित हों, ठीक है। कि ये ना कहें कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगहों पे समोसे का साइज जो है छोटा बड़ा है, इसलिए इसके एक साइज का जो है क्राइटेरिया का निर्धारण करना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। और बात करें अगर संथानम समिति, तो संथानम समिति, एक संथानम समिति का जो गठन किया गया था, कब किया गया था? देखिए एक संथानम समिति का जो गठन हुआ था, एक संथानम समिति का जो गठन किया गया था, ये शायद 1900, एक सेकंड याद नहीं आ रहा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। बाकी कमेंट बॉक्स उसमें पिन कर दिया जाएगा, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए 14 दिनों की अग्रिम सूचना के साथ संकल्प पर सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम कितने सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए? 1/3, 1/4, 2/3 या फिर 3/4? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर भी हो जाएगा 1/4 सदस्यों का, ऑप्शन बी। जेवीपी समिति के बारे में कौन सा विकल्प गलत है? इसका गठन 1948 में किया गया था, और किया गया था जो कि राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है, और इस समिति ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को स्वीकार किया। कौन सा विकल्प इसका गलत है? इसका सही आंसर भी हो जाएगा दूसरा। भाषाई आधार पर इस समिति द्वारा राज्यों के गठन की जो बात की गई थी उसको स्वीकार नहीं किया गया था। और जेवीपी समिति, इसमें कौन कौन से लोग शामिल थे? इससे क्वेश्चन बन जाता है। जो आपका जेवीपी है, इसी में इसका नाम है जवाहरलाल नेहरू। और वी की अगर हम बात करें तो पटाभी सीतारामैया, और पी से वल्लभ भाई पटेल, ये लोग इसके सदस्य थे। और इन्होंने भाषाई आधार पर राज्यों के गठन को अस्वीकार कर दिया था। भाषाई आधार पर राज्यों के गठन को अस्वीकार कर दिया था, तो भी गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति निर्देशक तत्व में निहित है? कौन सा नीति निर्देशक तत्व में निहित है? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, प्रारंभ दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, पुरुष और स्त्री दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन संबंधी प्रावधान। कौन सा विकल्प सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपको ऑप्शन डी। स्त्री और पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन का जो उल्लेख किया गया अनुच्छेद 39 डी में किया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 39 डी में किया गया है, तो याद रखिएगा सही आंसर इसका जो है वो आपका हो जाएगा डी। बाकी लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता की जो बात की गई है इसमें किया गया, अनुच्छेद 18 में किया गया है। और प्रारंभ दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किस में है? अनुच्छेद 21 में है। और धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का जो अधिकार दिया गया है 26 में दिया गया है, ठीक है। ऑप्शन डी। कौन सा विकल्प इसमें सही सम्मिलित नहीं है? प्रथम कृष्णा नदी जल विवाद का गठन किया गया था 1969 में, कावेरी जल विवाद का गठन 1990 में, द्वितीय कृष्णा नदी जल विवाद का गठन 2008 और नर्मदा नदी जल विवाद 1969। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका जो सही आंसर है क्या होगा? देखिए इसका जो सही आंसर सी हो जाएगा।
द्वितीय कृष्णा नदी जल विवाद का जो गठन किया था 2008 नहीं 2004 में, ठीक है, तो यही गलत है। बाकी कृष्णा नदी जल विवाद पहली बार जो गठन हुआ था 1969 में किया गया था। कावेरी जल विवाद 1990 में कावेरी नदी जल विवाद से संबंधित प्राधिकरण का गठन किया गया था। और नर्मदा नदी जल विवाद से संबंधित प्राधिकरण का गठन किया गया था 1969 में, ठीक है। तो कृष्णा और नर्मदा से संबंधित जो प्राधिकरण का गठन हुआ था 1969 में, कावेरी से 1990 और द्वितीय कृष्णा 2004। कौन सी समिति या समितियां पंचायती राज से संबंधित है? बलवंत राय मेहता, सादिक अली समिति, अशोक मेहता, जीवीके राव, पीके थुंगन और सरकारिया। इनमें बताना है कौन सी समिति पंचायती राज से संबंधित है। इसका सही आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5 ये सभी जो है पंचायतों से संबंधित है। बाकी सरकारी आयोग का जो गठन किया गया था केंद्र राज्य संबंधों से रिलेटेड सलाह देने के लिए, ठीक है, केंद्र राज्य संबंधों से सलाह देने के लिए इसका गठन किया गया था। तो याद रखिएगा सही आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही है, ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग एवं अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? इसका जो सही आंसर है वो भाग 2 5 से 11, ऑप्शन बी। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते किंतु राज्य की विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं। राज्य विधानसभा, राज्य विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। कौन सा विकल्प इसका सही है? देखिए इसका जो सही आंसर डी हो जाएगा। पहला गलत है, दूसरा सही है, दूसरा सही है, ठीक है। देखिए उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं परंतु राज्य की विधानसभा के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। राज्य विधान परिषद के जो सदस्य हैं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति किसी के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, ठीक है, तो सही आंसर डी हो जाएगा। संसद द्वारा 1966 में संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली हेतु उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। 241 में, अनुच्छेद 241 में संसद को यह शक्ति दी गई कि वह किसी संघ राज्य हेतु उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकता है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका सही आंसर ए हो जाएगा। दोनों विकल्प सही और आगे की सही व्याख्या करता है। कौन से भी आधार है जिन आधार पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को उनके पद से हटाया जा सकता है? सिद्ध कदाचार, असमर्थता, संविधान का अतिक्रमण। कौन सा विकल्प सही है? इसका जो सही है आंसर हो जाएगा जिसका संविधान में उल्लेख किया गया है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के ऊपर जो महाभियोग लगाया जाता है सिद्ध कदाचार और असमर्थता के आधार पर, तो 1 2 होना चाहिए, ऑप्शन सी। ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, ऑप्शन सी, ठीक है। और इसका उल्लेख, इस प्रक्रिया का उल्लेख किसमें किया गया है? अनुच्छेद 124 सब क्लॉज 2 में। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान का भाग 14 क अनुच्छेद 323 क और 323 ख जोड़ा गया? जोड़ करके अधिकरण के संबंध में प्रावधान किया गया। किस संविधान संशोधन द्वारा यह जोड़ा गया था? इसका सही आंसर है ए, 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा, ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही है। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? संविधान का अनुच्छेद 213 के अंतर्गत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। विधानमंडल का सत्र प्रारंभ होने के 6 माह के भीतर अध्यादेश का अनुमोदन न होने पर यह समाप्त हो जाता है। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी। गलत पूछा है, गलत हो जाएगा 2। पहला सही है, दूसरा गलत है, ठीक है, दूसरा गलत है। दूसरा गलत क्यों है? देखिए इसकी अगर हम बात करें, अनुच्छेद 213 के अंतर्गत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है, ठीक है। जो राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है उसका उल्लेख अनुच्छेद 213 में किया गया है, ठीक। और जब विधानमंडल के दोनों सदन सत्र में नहीं है, ऐसी परिस्थिति में विधानमंडल विद्यमान नहीं है, ऐसी परिस्थिति में मान लीजिए शीघ्र कार्रवाई करने की जरूरत है तो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। और विधानमंडल के पुनः समवेत होने पर, मतलब पूरा विधानमंडल के मतलब उसका जो सत्र है, सत्र शुरू होने पर 6 सप्ताह के भीतर अध्यादेश को अनुमोदन आवश्यक होता, नहीं तो यह समाप्त हो जाएगा। तो यह 6 माह नहीं है, 6 सप्ताह है, ठीक है, 6 सप्ताह। मूल अधिकारों के अंतर्गत वर्णित भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने और बस जाने तथा सर्वत्र आबाद विचरण के अधिकार को राज्य द्वारा किस आधार पर सीमित किया जा सकता है? अनुसूचित जनजातीय हितों के संरक्षण, स्थानीय जनता के हितों का संरक्षण को राज्य द्वारा इस अधिकार को सीमित नहीं किया जा सकता, या फिर ए और बी? कौन सा विकल्प इसका सही है? देखिए इसका सही आंसर सी हो जाएगा, ए और बी। इन दोनों आधार पर सीमित किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कोई अनुसूचित ट्राइबल एरिया है, वहां पर आप कह रहे हैं कि मेरा अधिकार है कि भारत के किसी भी क्षेत्र में मैं जो है गमन करूं। इसका जो है एक जीता जागता उदाहरण ले लीजिए, अंडमान निकोबार वाला जो आपका सेंटिनल द्वीप है, वहां पे किसी को जाने की अनुमति है नहीं है, मौलिक अधिकार तो है आपके पास और वो भारत का पार्ट भी है, तो आप जा सकते हैं।
अगर मौलिक अधिकार का हवाला दे तो वहाँ पे तो आप जा सकते हैं, लेकिन नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि आपकी वजह से उस ट्राइबल जो कम्युनिटी है उसके जो जीवन के लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है। वहाँ पे जा करके जैसे गंदगी यहाँ फैलाएं वहाँ भी आप फैला सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है उनके स्वास्थ्य के ध्यान में रखते हुए, उनके अस्तित्व को ध्यान में रखते हुए आपके ऊपर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, ठीक है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और स्थानीय जनता के हितों, जैसे मान लीजिए स्थानीय जनता जो है उसके हितों की सुरक्षा के लिए भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है, सी सही हो जाएगा। अनुच्छेद 58, इसमें वर्णित राष्ट्रपति को योग्यता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? चुनाव के समय वह लाभ का पद धारण न करता हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, या फिर भारत का नागरिक हो। ठीक है, बताइए राष्ट्रपति की योग्यता के लिए एक कौन सा जो योग्यता है वो नहीं होनी चाहिए? इसका जो सही आंसर सी हो जाएगा। लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, यह गलत है। ठीक है, ऑप्शन सी। इसमें जो है अगर राष्ट्रपति आपको बनना है, राष्ट्रपति बनना है, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए। इसमें राज्यसभा का उल्लेख नहीं मिलेगा संविधान में। संविधान में राज्यसभा का उल्लेख नहीं किया गया, केवल लोकसभा का उल्लेख किया गया, तो यही गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके शपथ और प्रतिज्ञान का प्रारूप संविधान के तीसरे अनुसूची में दिया गया है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, संसद के सदस्य, उपराष्ट्रपति। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, संसद के सदस्यों का उल्लेख किया गया। ठीक है, संसद के सदस्यों का। बाकी अगर हम बात करें जो राष्ट्रपति के शपथ की बात की गई 60 में, और उपराष्ट्रपति के शपथ का जो उल्लेख किया गया अनुच्छेद 69 में किया गया है, राज्यपाल के शपथ का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 159 में। ठीक है, तो सही आंसर इसका सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारतीय संविधान के संक्षिप्त नाम के बारे में उपबंध किया गया है, उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 393 में। अनुच्छेद 393, इसमें कहा गया है कि संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान है। अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति और राज्यपाल को संरक्षण देता है। 395 भारतीय संविधान का अंतिम अनुच्छेद, और 394 का राष्ट्रपति द्वारा संविधान का हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ प्रकाशित करने का अधिकार जो है 394 ए में है। धन विधेयक के बारे में कौन सा विकल्प गलत है? यह केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है। धन विधेयक के संबंध में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है। राज्यसभा धन विधेयक को 24 दिनों तक अपने पास रोक सकता है। इसके बारे में पूछा क्या है गलत, और वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकता, क्योंकि धन विधेयक जो पेश किया जाता है राष्ट्रपति की सहमति से ही पेश किया जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि राष्ट्रपति इससे संतुष्ट है और राष्ट्रपति इसे पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकता है, बी गलत है। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 को वापस लिया जा सकता है संसद के साधारण बहुमत द्वारा, संसद के विशेष बहुमत, इनमें से कोई नहीं, या फिर ए और बी। इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, संसद के साधारण बहुमत द्वारा इसे वापस लिया जा सकता है। इस वर्ष उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त के कार्यकाल को 6 वर्ष से संशोधित करके 8 वर्ष कर दिया गया था। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर बी है, 2012 में। वर्तमान समय में इसका जो कार्यकाल है कितना है? 4 वर्ष है। ठीक है, 2024 या 23 में इसमें संशोधन करके इसका जो कार्यकाल है 4 वर्ष कर दिया गया है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमिलित कीजिए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमिलित करना है। देखिए इसकी अगर हम बात करें अनुच्छेद 248, इसमें जो है अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित होंगी, इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, अवशिष्ट जो विधायी शक्तियां हैं उसका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 262 में अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 249 की बात करें तो राज्य सूची के विषय पर विधि बनाने की संसद की शक्ति का उल्लेख किया गया है। और 263 अंतर्राज्यीय परिषद की बात करता है। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। इसका जो सही आंसर है 4, 2, 3, 1 डी हो जाएगा। वरीयता क्रम में इन सभी को लगाना है। नीति आयोग का अध्यक्ष, भूतपूर्व राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश और उपसभापति, इन लोगों को वरीयता क्रम में लगाना है। ठीक है, देखिए इसमें अगर हम बात करें तो भूतपूर्व राष्ट्रपति पहले नंबर पे आ जाएंगे, उसके बाद आ जाएंगे मुख्य न्यायाधीश दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे आ जाएंगे आपके नीति आयोग के उपाध्यक्ष, और उसके बाद राज्यसभा के सभापति चौथे नंबर पे। इसका जो सही आंसर है ये हो जाएगा 2, 3, 1, 4। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के द्वारा राज्य कार्य के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी प्रावधान कर सकता है या फिर करता है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 41 के अंतर्गत। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है कि किसी व्यक्ति को नागरिकता विधि के उपबंधों के अधीन है और उसकी प्राप्ति संसदीय विधि द्वारा ही ली जा सकती है, किसी अन्य प्रकार से नहीं? या किस में उल्लेख किया गया इसका? इसका जो उल्लेख किया गया है वो किया गया अनुच्छेद 10 में।
ऑप्शन बी अनुच्छेद 10 में। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के बारे में देखिए, केंद्रीय मंत्रिपरिषद केवल तभी अपने पद पर बनी रह सकती है जब तक उसे लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त है। ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। और इसका उल्लेख अनुच्छेद 75 सब क्लॉज 3 में किया गया। ठीक है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से समित कीजिए कुछ अनुच्छेद और प्रावधान। अनुच्छेद 350 क में किसका उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 350 क में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की जो प्रावधान है उसका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 350 क में भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकार की बात की गई है। 351 की बात करें तो हिंदी भाषा के विकास के लिए जो निर्देश है वो दिया गया, हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। और 343 में संघ की राजभाषा के बारे में उल्लेख किया गया। सही आंसर इसका 2, 1, 3, 4। वित्तीय आपातकाल के बारे में कौन सा विकल्प गलत है? संविधान के अनुच्छेद 360 में इसे के बारे में उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर वित्तीय आपातकाल की घोषणा करता है। इसके लिए मंत्रिमंडल की लिखित सलाह आवश्यक होती है। संसद के अनुमोदन के बिना यह 2 माह तक प्रवर्तन में रहता है। कौन सा विकल्प गलत है? इसके बारे में बताना है कौन सा विकल्प गलत है, हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। इसके लिए मंत्रिमंडल की लिखित सलाह आवश्यक होती है, गलत है, ऑप्शन सी। राजनीतिक दल और इसका गठन कब किया गया था या कब हुआ था उसे सम्मिलित करना है। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का गठन कब हुआ था? ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का गठन 1998 में हुआ था। एआईडीएमके की बात करें, एआईडीएमके इसका गठन कब किया गया था? एआईडीएमके का गठन 1972 में किया गया था। तेलुगु देशम पार्टी का गठन कब हुआ था? इसका गठन 1982 में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का 1964 में। इसका जो सही आंसर है 1, 3, 2, 4 ए हो जाएगा। उत्तर प्रदेश नगर निकाय के बारे में, प्रदेश में 3 प्रकार के नगर निकायों का गठन किया गया है। मेयर का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा होता है। नगरों के प्रकारों की घोषणा राज्यपाल करता है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। तीनों विकल्प सही है। आधारभूत ढांचे से तात्पर्य संविधान के ऐसे उपबंधों से है जो संविधान का मूल स्वरूप निर्धारित करते हैं। मूल संविधान में आधारभूत ढांचे का स्पष्ट प्रावधान किया गया था। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर सी है। पहला सही है, दूसरा गलत है। मूल ढांचे की बात करें, आधारभूत ढांचे की बात करें तो मूल संविधान में इसका उल्लेख नहीं किया गया था। 1973 केशवानंद भारती बाद में इसका उल्लेख हुआ था। ठीक है, तो सही आंसर सी हो जाएगा। उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर कितने निश्चित समय के भीतर चुनाव कराने का प्रावधान है? 6 माह, 1 वर्ष, 3 माह या फिर कोई निश्चित समय सीमा का निर्धारण नहीं किया गया है। इसका सही आंसर क्या है? देखिए, उपराष्ट्रपति के बारे में जैसे अगर उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो इसके लिए कोई निश्चित समय सीमा निर्धारित नहीं है। सही आंसर डी हो जाएगा। देखिए, अभी वर्तमान समय में उपराष्ट्रपति का पद रिक्त है और कब से रिक्त हुआ है, देखिए कितने समय में चुनाव होता है। ठीक है, सही आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें कुछ प्रावधान और देश दिया गया है। प्रस्तावना किस देश से लिया गया? प्रस्तावना लिया गया है अमेरिका से। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है? प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। गणतंत्रात्मक प्रणाली लिया गया है फ्रांस से और संविधान संशोधन साउथ अफ्रीका से। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 2, 4, 1, 3। निम्नलिखित में से किस एक अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के निर्णयों को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है? किसके अंतर्गत दिया जा सकता है यह चुनौती दिया जा सकता है? अनुच्छेद 323 सब क्लॉज 1 या फिर क के तहत। किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह विशेष उपबंध किया गया है कि गोवा राज्य की विधानसभा में कम से कम 30 सदस्य होंगे? इसका उल्लेख किसमें किया गया है? देखिए, इसका उल्लेख किया गया अनुच्छेद 371 आई में। अनुच्छेद 371 आई में। ठीक है, याद रखिएगा। सही आंसर इसका हो जाएगा डी, ऑप्शन डी इसका सही है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय का सरला मुद्गल बनाम भारत संघवाद, सरला मुद्गल बनाम भारत संघवाद 1995, इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है समान नागरिक संहिता से। ऑप्शन बी, समान नागरिक संहिता से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से समित करना। अनुच्छेद 301 में किसका उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 301 में व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता की बात करता है। अनुच्छेद 310 संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाओं की सृजन की बात करता है और 323 का प्रशासनिक अधिकरण की बात करता है। इसका सही आंसर 1, 2, 3, 4 डी हो जाएगा। ऑप्शन डी। नीति निर्देशक तत्व के बारे में जो गांधीवादी सिद्धांत है, कौन कौन से गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित है? अनुच्छेद 40, 43, 41, 46। इनमें से कितने नीति निर्देशक तत्व गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित है, ये आपको बताना है।
देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 1 2 1 3 4 1, जो पंचायतों के गठन की बात करता है। 3 अनुच्छेद 43, ठीक है, अनुच्छेद 43, और उसके बाद आपका अनुच्छेद 46, यह गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित है। ठीक, तो याद रखिएगा सही आंसर डी हो जाएगा। जैसे नीति निर्देशक तत्वों को जो है 3 भागों में बांटा गया है, गांधीवादी, समाजवादी और उदार बौद्धिक, ठीक है, 3 भागों में बांटा गया है। तो कुछ नीति निर्देशक तत्व ऐसे हैं जो गांधीवादी सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं, कुछ नीति निर्देशक तत्व ऐसे हैं जो उदार बौद्धिक, और कुछ ऐसे हैं जो समाजवादी सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। गांधीवादी सिद्धांत के अंतर्गत जो नीति निर्देशक तत्व आते हैं उनकी अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 40 हो गया, अनुच्छेद 43 हो गया, अनुच्छेद 46 हो गया, ठीक है। अनुच्छेद 46 किसका उल्लेख करता है? जो SC/ST के शिक्षण संबंधित से संबंधित है बच्चों से, उसकी बात करता है, ठीक है। और इसके बाद क्या है? इसके बाद आपका अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 47 और अनुच्छेद 48, ये सभी क्या है? ये सभी गांधीवादी सिद्धांत हैं, याद रखिएगा। मूल कर्तव्य के बारे में कौन सा विकल्प सही नहीं है? मूल कर्तव्य के बारे में कौन सा विकल्प गलत है? मूल कर्तव्य सचेतक के रूप में नागरिकों की सेवा करता है जब वे अपने अधिकारों का प्रयोग करते हैं। मूल कर्तव्य विधि द्वारा लागू नहीं किया जा सकता अतः उनके असफल होने पर संसद कोई सजा का प्रावधान नहीं कर सकती। मूल कर्तव्य राष्ट्र विरोधी एवं समाज विरोधी गतिविधियों के खिलाफ चेतावनी के रूप में कार्य करता है। मूल कर्तव्य अदालत को किसी विधि की वैधानिक वैधता एवं उनके परीक्षण के संबंध में सहायता करता है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? कौन सा विकल्प इसके बारे में सही नहीं है? कौन मूल कर्तव्य के अंतर्गत शामिल नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ठीक है। मूल कर्तव्य अगर लागू ना करे तो इसमें जैसे कोई व्यक्ति अपने मूल कर्तव्य का पालन नहीं करता तो इससे सजा थोड़ी मिलेगी, ठीक है। किस एक संवैधानिक उपबंध में संशोधन संसद के साधारण बहुमत द्वारा नहीं किया जा सकता है? 5वीं अनुसूची में जो अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों से संबंधित है, 6ठी अनुसूची जो जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है, और 7वीं अनुसूची जो कोई विषय 7वीं अनुसूची से संबंधित कोई विषय या फिर दूसरी अनुसूची, इसमें जो है साधारण बहुमत से संशोधन नहीं किया जा सकता है। इसका सही आंसर हो जाएगा 7वीं अनुसूची से संबंधित कोई विषय जिसमें केंद्र, राज्य और समवर्ती सूची का उल्लेख किया गया है, जैसा कि अभी ऊपर हम लोग इसके बारे में डिस्कशन किए हैं डिटेल में, ठीक है। राष्ट्रीय महिला आयोग, इसका स्थापना 31 जनवरी 1992 को महिलाओं के लिए राष्ट्रीय आयोग अधिनियम 1990 के अधीन किया गया। महिला एवं बाल विकास विभाग भारत सरकार 2008 में एक अलग मंत्रालय के रूप में अस्तित्व में आई थी। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर पहला सही है, दूसरा गलत है, दूसरा गलत हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसकी अगर हम बात करें तो यह जो अस्तित्व में आया था 2008 में नहीं बल्कि 2006 में अस्तित्व में आया था, ठीक है, 2006 में। तो दूसरा गलत है, पहला सही। संविधान का अनुच्छेद 371 क के अंतर्गत देखिए, किस विषय या किन विषयों के संबंध में भारतीय संसद द्वारा बनाया गया अधिनियम नागालैंड राज्य पर तब तक लागू नहीं होगा जब तक नागालैंड राज्य की विधानसभा इसका अनुमोदन न करे। नागा रूढ़िजन्य विधि और अन्य प्रक्रियाएं, नागाओं की धार्मिक और सामाजिक प्रथाएं, भूमि और उसके संपत्ति स्रोतों का स्वामित्व, सिविल और दंडिक न्याय प्रशासन जहां विनिश्चय नागा रूढ़िजन्य विधि के अनुसार होता है। कोर्ट के हिसाब से बताइए सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा। इन सभी से रिलेटेड मामले जो कानून है वहां पे तभी लागू किए जाएंगे जब राज्य विधानमंडल इसका अनुमोदन करती है। किसी सदन का नाम निर्देशित सदस्य उस सदन की सदस्यता की अयोग्य हो जाएगा यदि वह उस सदन में अपना स्थान ग्रहण करने के निम्न समय में से किस समय तक वह क्या रहता है? राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण करता है। मतलब दल बदल के आधार पर किस दूसरे दल की सदस्यता ग्रहण करता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी दल बदल के आधार पर कितने समय के अंदर। इसका जो सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 6 महीने के भीतर। जैसे मान लीजिए कोई निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव जीतता है और 6 महीने के अंदर कोई निर्दलीय उम्मीदवार सदस्य चुनाव जीतता है और 6 महीने के बाद किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण कर लेता है, ठीक है, तो उसकी सदस्यता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। या फिर किसी पार्टी का कोई सदस्य है किसी दूसरी पार्टी में अगर शामिल हो जाता है तब उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी कितने? 6 महीने के बाद। तो सही आंसर बी हो जाएगा। किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई थी? यह किया गया था 31वां संविधान संशोधन 1972 द्वारा। सही आंसर इसका सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे विश्व की लघु संसद कहा जाता है? विश्व की लघु संसद किसे कहा जाता है? विश्व की लघु संसद कहा जाता है यूएन महासभा को, यूनाइटेड नेशन जो काउंसिल है उसको विश्व की लघु संसद कहा जाता है। संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कूट के माध्यम से सही आंसर का चयन करना है। इसकी प्रक्रिया न्याय योग्य होती है,
इसमें संशोधन किया जा सकता है संविधान की उद्देशिका के बारे में। ठीक, संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका जो सही आंसर है बी हो जाएगा। 2 और 3 सही है। ठीक है, 2 और 3 सही है। इसकी प्रकृति न्याय योग्य है, यह गलत है, बाकी दूसरा और तीसरा सही है। लोक लेखा समिति के बारे में देखिए, कौन सा विकल्प सही नहीं है? लोक लेखा समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त होता है। इसमें 15 सदस्य लोकसभा, 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। इस समिति का सदस्य लोकसभा तथा राज्यसभा का कोई भी सदस्य अर्थात मंत्री भी बन सकता है, मंत्री भी बन सकता है। इस समिति का अध्यक्ष परंपरा के अनुसार विपक्ष का कोई नेता होता है। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? ये तो अब क्वेश्चन आप लोगों को पता ही होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, जैसे कि ऊपर बताया गया था कि कोई भी मंत्री इसका सदस्य, चाहे लोकसभा हो, चाहे प्राक्कलन समिति हो, चाहे कोई समिति हो, उसका अध्यक्षता नहीं कर सकता है कोई भी मंत्री। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? सरकारी आयोग की सिफारिश पर अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया गया। इसका गठन सर्वप्रथम कांग्रेस की सरकार द्वारा किया गया था। कौन सा विकल्प इसका सही है? सही आंसर हो जाएगा पहला सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतरराज्यीय परिषद के गठन की बात की गई थी और वीपी सिंह के नेतृत्व में जनता दल की जब सरकार थी उस समय पहली बार जो अंतरराज्यीय परिषद है इसका गठन किया गया था। कब? 1990 में। ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को किस वर्ष शामिल किया गया था? इन्हें शामिल किया गया था 1992 में। 1992 में इन्हें शामिल किया गया था 70वां संविधान संशोधन द्वारा। 70वां संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया था कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो मतदान कर सकते हैं। 17वां संविधान संशोधन था, 1992 में किया गया था, याद रखिएगा। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद द्वारा राज्य सूची के किसी विषय पर बनाया गया कानून आपातकाल के समाप्त होने से कब तक प्रभावी रहेगा? आपातकाल समाप्त होने कब तक प्रभावी रहेगा? 1 वर्ष, 6 वर्ष, तुरंत समाप्त हो जाएगा या फिर सदन में बना रहेगा? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर बी है, 6 महीने तक, ऑप्शन बी। राष्ट्रपति अपनी क्षमादान की किस शक्ति के अनुसार किसी दंड विशेषकर मृत्यु दंड पर अस्थायी रोक लगाता है? परिहार, विराम, लघुकरण या फिर प्रतिलंबन? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा, प्रतिलंबन। ठीक है, प्रतिलंबन। जैसे क्षमा, अनुच्छेद 72 में इसके क्षमादान का उल्लेख किया गया है। क्षमा का मतलब होता है सभी प्रकार के अब तक जिसने भी अपराध उसने किए हैं उन सभी से उसको क्षमा कर देना। ठीक है, जो इसके द्वारा राष्ट्रपति जो 5 जो रीट जारी किए जाते हैं, जो 5 जो क्षमादान से संबंधित जो जारी किया जाता है, ठीक है, उसकी बात की जा रही है। जो क्षमादान की शक्ति है जिसके अंतर्गत क्षमा, लघुकरण, परिहार, विराम और प्रविलंबन आता है। क्षमा का मतलब ये है कि सभी दोषों से मुक्त कर देना। लघुकरण, दंड के स्वरूप को बदलकर कम कर देना। दंड के स्वरूप को बदलकर कम करना। जैसे अगर हम बात करें, किसी को मृत्युदंड की सजा दी गई है, ठीक है, किसी को मृत्युदंड की सजा दी गई है, इसको बदल करके आजीवन कारावास में बदल देना, यह लघुकरण कहलाता है। परिहार क्या कहलाता है? परिहार जो है दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि को कम करता है। जैसे 10 वर्ष कठोर कारावास को कम करके 5 वर्ष कठोर कारावास कर देना। विराम का मतलब है दोषी को मूल रूप से दी गई सजा को किन्हीं विशेष परिस्थिति में कम करना। जैसे मान लीजिए किसी महिला को सजा दी गई हो और वो महिला जिस समय उसको सजा हुआ हो उस समय वो महिला जो है बच्चे को जन्म देने वाली हो, तो जब तक वो बच्चे को जन्म नहीं दे देगी तब तक उसकी सजा को क्या कर दिया जाएगा? माफ कर दिया जाएगा। उसके बाद आता है आपका प्रविलंबन। यह विशेषकर मृत्यु दंड पर अस्थायी रोक लगाता है। कब तक? जब मान लीजिए राष्ट्रपति के विचारार्थ कोई मामला चल रहा हो तब, ठीक है, उसकी सजा से संबंधित। निम्नलिखित में से कौन उप प्रधानमंत्री नहीं रहा है? मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, चंद्रशेखर या फिर चौधरी देवीलाल? कौन इसमें से प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रशेखर। कौन एक संघ सम्मिलित नहीं है? अनुच्छेद 26, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता 29, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण 27, किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करो संदायों के बारे में स्वतंत्रता। अनुच्छेद 30, कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। ठीक है, देखिए जो आपका अनुच्छेद 30 है इसमें शिक्षा संस्थानों की स्थापना, प्रशासन करने के अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार की बात की गई है। और अनुच्छेद 28 में किसी शिक्षा संस्थान में धार्मिक शिक्षा दी जाएगी नहीं दी जाएगी, इसका जो उल्लेख है 28 में किया गया है। तो यह जो है 28 में। किसी राजनीतिक दल द्वारा अपने सदस्यों के लिए सदन में जारी किए जाने वाले आवश्यक दिशा निर्देश को क्या कहा जाता है? इसे विहिप कहा जाता है। ठीक है, निवारक निरोध के संबंध में देखिए कौन सा विकल्प सही है? इसका उद्देश्य किसी भी व्यक्ति को अपराध करने से रोकना। सरकार इसके तहत व्यक्ति को केवल 4 महीने तक अभिरक्षण के निरुद्ध कर सकती है। कौन सा विकल्प इसका सही है?
इसका सही आंसर ए हो जाएगा, पहला सही है दूसरा गलत। अगर मजिस्ट्रेट की अनुमति मिल जाती है तो 4 महीने से अधिक समय तक किसे बंदी बनाया जा सकता है, तो दूसरा गलत है, पहला सही। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? धर आयोग का गठन 1948 में किया गया था, जेवीपी समिति 1949, फजल अली 1953 और राज्य पुनर्गठन आयोग 1956। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर भी हो जाएगा जेवीपी समिति का गठन। जेवीपी समिति का गठन दिसंबर 1948 में हुआ था। ठीक है। भारतीय संविधान व्यक्ति की स्वतंत्रता तथा सामाजिक हितों के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास करता है। भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकार आबाद हैं, उन पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? अभी देखिए ऊपर लोग बताया गया कि मूल अधिकार क्या है, कैसे हैं। ठीक है, कौन सा विकल्प सही है? सही आंसर सी हो जाएगा, पहला तो सही है लेकिन दूसरा गलत है। मूल अधिकार जो है आबाद नहीं होते हैं, इसमें युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है और क्राइटेरिया कौन सा मूल अधिकार है उसके अकॉर्डिंग रहता है। भारत की संचित निधि के बारे में देखिए, भारत की जो संचित निधि है किसके नियंत्रण के अधीन होती है? भारत की जो संचित निधि है यह संसद के नियंत्रण के अधीन होती है और इसका उल्लेख 266 में किया गया। ठीक है, 266 में इसका उल्लेख किया गया है और यह संसद के नियंत्रण के अधीन होती है। संचित निधि से कोई भी धन तब तक नहीं निकाला जा सकता जब तक संसद की अनुमति प्राप्त न हो। ऑप्शन बी। लोकायुक्त अधिनियम के बारे में देखिए, लोकायुक्त अधिनियम पारित करने वाला पहला भारतीय राज्य, लोकायुक्त अधिनियम पारित करने वाला पहला राज्य कौन था? यह राज्य था उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। कब पारित किया गया था? 1970 में। लेकिन लोकायुक्त का गठन कहाँ पे किया गया था? सबसे पहले महाराष्ट्र में किया गया था, याद रखिएगा। अधिनियम पारित किया था सबसे पहले उड़ीसा ने, लोकायुक्त का गठन किया गया था सबसे पहले महाराष्ट्र में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हिंदी भाषा को 8वीं सूची में 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया। नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया और 44वां संविधान संशोधन, लोकसभा सीटों को 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया। इन सभी को कालक्रम से लगाना है, इन सभी को कालक्रम से लगाना है। ठीक है, नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया, कब दिया गया था? अभी ऊपर बताया गया है 1963 में। ठीक है, उसके बाद है सिंधी भाषा को 8वीं सूची में 15वीं भाषा के रूप में कब शामिल किया गया था? 21वां संविधान संशोधन द्वारा 1967 में जो हुआ था इसे शामिल किया गया था। 42वां 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978 में हुआ था। और जो लोकसभा की सीटें 525 से बढ़ाकर 545 कब करी गई थी? इसकी सीटें 525 से बढ़ाकर के 545 करी गई थी, कब इसे किया गया था? आपका 31वां संविधान संशोधन 1973 द्वारा। ठीक है, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी, 2143, 2143। भारतीय संघात्मक व्यवस्था के बारे में देखिए, नामकरण और विशेषक। जैसे इन्होंने कहा था कि भारतीय संघात्मक व्यवस्था अर्ध संघीय संघवाद का था केसी व्हीलर ने, और जेजी मंडेल ने कहा था सौदेबाजी का संघवाद, सहकारी संघवाद ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था। कौन सा विकल्प इसमें सही नहीं है? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर भी हो जाएगा, अर्थात दूसरा गलत है। सौदेबाजी का संघवाद मॉरिस जोन्स ने कहा था। किसने कहा था? मॉरिस जोन्स ने। इन्होंने कहा था कि भारतीय संघवाद सौदेबाजी का, मॉरिस जोन्स, सौदेबाजी का संघवाद। प्रोटेम स्पीकर के बारे में देखिए, कौन सा विकल्प सही है? नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को सामान्यतः प्रोटेम स्पीकर चुना जाता है। प्रोटेम स्पीकर नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाने का कार्य करते हैं। कौन सा विकल्प सही है? सही आंसर सी हो जाएगा। दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प प्रोटेम स्पीकर के बारे में सही हैं। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राज्य की विधायिका में शामिल है? राज्यपाल, राष्ट्रपति, विधानसभा, विधान परिषद, जहां इसका अस्तित्व है। कौन सा विकल्प सही है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 1 3 5 1 3 4 1 3 4। ठीक है, राष्ट्रपति शामिल नहीं है इसमें। स्थगन प्रस्ताव के बारे में देखिए, इसका तात्पर्य मंत्रियों से सूचना एकत्र करना, इसका तात्पर्य बजट प्रस्ताव में कटौती करना, इसका तात्पर्य सरकार की किसी विशिष्ट नीति की आलोचना करना, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। राज्यपाल दोहरी भूमिका का निर्वहन करता है। राज्य का कार्यवाहक मुख्य होने के साथ ही राज्यपाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करता है। कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन है, और यही कह के इसकी आलोचना की जाती है। दोनों विकल्प सही, आगे की व्याख्या करता है। संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय के अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करता है? उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करता है। इसका उल्लेख किसमें किया गया है? इसका जो उल्लेख है ये किया गया है आपका अनुच्छेद 129 में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करेगा। अनुच्छेद 15 सब क्लोज 5 में बताइए कि निजी शिक्षा संस्थानों में छात्रों के प्रवेश के लिए संस्थानों के आरक्षण का प्रावधान कब जोड़ा गया था? इसे जोड़ा गया था 93वां संविधान संशोधन द्वारा।
93वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। सही आंसर सी है। कौन सा विकल्प सही सुमिलित नहीं है? उत्तर क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय है नई दिल्ली में, केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद प्रयागराज में है, पश्चिमी क्षेत्र अहमदाबाद और दक्षिणी क्षेत्रीय चेन्नई। कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा। पश्चिमी क्षेत्रीय की अगर हम बात करें, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ पे है? यह अहमदाबाद नहीं, मुंबई में है। ठीक है, सी गलत है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम क्या है? इन्हें लगाना है। देखिए, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका नहीं है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल 18 मंडल हैं। नवीनतम 18वां मंडल है अलीगढ़। उत्तर प्रदेश में 6 आर्थिक संभाग बनाए गए हैं। कौन सा विकल्प सही है? सही विकल्प का चयन करना है। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। पहला, दूसरा सही है, तीसरा गलत है। तीसरा गलत है। तीसरा गलत क्यों है? देखिए, उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में आर्थिक संभागों की जो संख्या है वो 6 नहीं 4 है। पश्चिमी संभाग, केंद्रीय संभाग, बुंदेलखंड संभाग और पूर्वी संभाग। ठीक है, तो कितनी है? 4 हैं। और ये 4 संभाग कौन कौन सी हैं? ये 4 संभाग है पश्चिमी, पूर्वी और उसके बाद आपका केंद्रीय है और फिर है आपका बुंदेलखंडी। ठीक है, सही आंसर ये हो जाएगा। दिसंबर 2024 में माल्डोवा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हो गया और माल्डोवा इसमें शामिल होने वाला 105वां देश बन गया है। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा। दोनों विकल्प सही हैं। दिसंबर 2024 में उत्तर प्रदेश सरकारी ई मार्केट प्लेस जीएम को अपनाने वाला पहला राज्य बन गया है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा 2016 में सरकारी ई मार्केट प्लेस की शुरुआत की गई थी। कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन सी। दोनों विकल्प इसका सही हो जाएगा। दिसंबर 2024 में भारत ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी जारी करने वाला पहला देश बन गया है। इसका उद्देश्य निम्न कार्बन अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने के मिशन को समर्थन देना है। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कथन और कारण दोनों सही हो रहा है। एक ही सही व्याख्या करता है और एक ही सही व्याख्या। दिसंबर 2024 में फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की गई। इस सूची में निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय महिला शामिल नहीं? निर्मला सीतारमण, रोशनी नाडर मल्होत्रा, इंदिरा नूरी और किरण मजूमदार शाह। कौन इसमें शामिल नहीं है? इसका जो सही आंसर है सी हो जाएगा। इंदिरा नूरी इसमें शामिल नहीं है, बाकी ये तीनों लोग शामिल हैं। 2024 बाकू अजरबैजान में संपन्न जो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP24 के दौरान COP24 के दौरान किस देश द्वारा वैश्विक ऊर्जा दक्षता गठबंधन की स्थापना की घोषणा की गई थी? यह घोषणा की गई थी यूएई द्वारा। ऑप्शन ए हो जाएगा। हाल ही में दिवंगत व्यक्तियों एवं उनसे संबंधित क्षेत्रों निम्न युग्मों में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तुलसी गौड़ा पर्यावरणविद हैं, श्याम बेनेगल सिनेमा से, जाकिर हुसैन तबला वादक। कौन सा विकल्प सही है? इसका जो सही आंसर है क्या होगा? सही आंसर डी हो जाएगा। तीनों विकल्प सही हैं। दिसंबर 2024 में प्रसिद्ध टाइम पत्रिका द्वारा घोषित पर्सन ऑफ द ईयर 2024 किससे संबंधित है? अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। भारत की ओर से महात्मा गांधी एकमात्र व्यक्ति है जिन्हें 1930 में पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया था। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा। दोनों विकल्प सही हैं। दिसंबर 2024 में अमेरिकी जनरल वॉल स्ट्रीट द्वारा किस भारतीय राज्य को 2025 के लिए वैश्विक गंतव्यों में शामिल किया गया है? यह भारतीय राज्य है मध्य प्रदेश। निम्नलिखित हवाई अड्डों में से कौन सा एक भारत का पहला शून्य कचरा हवाई अड्डा बन गया है? यह हवाई अड्डा कौन सा है? यह है देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि इंदौर में है। जी ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से किसने सम्मानित किया था? यह सम्मानित किया गया था किस देश द्वारा? यह सम्मान दिया गया था कुवैत द्वारा। ऑप्शन बी हो जाएगा। दिसंबर 2024 में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा भारत के पहले कीटनाशक रोधी बॉडी सूट का अनावरण किया गया। इसका नाम है अभिमुकुट। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर है पहला सही, दूसरा गलत है। दूसरा गलत है। क्यों? क्यों? इसका जो बॉडी सूट जो है इसका नाम किसान कवच है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है किसान कवच। ठीक। किस देश के एक रेस्तरां में कार्बन मोनोऑक्साइड के रिसाव के कारण 11 भारतीय नागरिकों की मृत्यु हो गई है? यह कहाँ पर रिसाव हुआ था? जॉर्जिया में। बी सही है। 18वां चितवन हाथी एवं पर्यटन महोत्सव कहाँ पे आयोजित किया गया था? चितवन कहाँ पे है? चितवन की अगर हम बात करते हैं नेपाल में है। नेपाल में इसका आयोजन किया गया था। कुछ व्यक्ति और उनकी नियुक्ति दी गई है। रोकाइस बायरू
या फ्रेकाइस बायरू। यह प्रधानमंत्री हैं कहाँ के, फ्रांस के। संजय मल्होत्रा जो है आरबीआई के गवर्नर हैं। मदन बी लोकूर यूएन इंटरनेशनल काउंसिल के अध्यक्ष बनाया गया इनको। और वी रामा सुब्रमण्यम ये मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। सही आंसर ए है 1 2 3 4। इसमें चेंजिंग हो सकता है, ठीक है, बदल सकता है, तो याद रखिएगा। सितंबर 2024 में भारतीय अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा लॉन्च किए गए स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन के तहत निम्नलिखित में से किस बीज को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक अंकुरित किया गया था? किसका बीज था? यह बीज जो है लोबिया का बीज था, ऑप्शन ए। किस देश की सेना द्वारा ध्वनि की गति से कई गुना अधिक तेज गति मतलब 5 मैक से अधिक डार्क ईगल नामक एक लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का विकास किया गया है? इसका विकास किया गया अमेरिका द्वारा, ऑप्शन सी। किन्हें 2024 में इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यह पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? यह मिशेल बेचेलेट को, ऑप्शन ए इसका सही है, मिशेल बेचेलेट को, ठीक। तो सही आंसर इसका ए हो जाएगा। चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2024 के बारे में जो घोषणा की गई उसके बारे में देखिए। यह संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रदान किए जाने वाला सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान है। लाइफ टाइम अचीवमेंट स्टडी में माधव गाडगिल को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन। दिसंबर 2024 में संपन्न क्लिनेक्स 2024 द्विपक्षीय जो समुद्री अभ्यास है किसके बीच में हुआ था? इसका आयोजन भारत श्रीलंका के बीच में हुआ था और इसका आयोजन विशाखापत्तनम में हुआ था। कौन सा विकल्प सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हैं। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। बाकी वीडियो कैसा लगा अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और जो लोग पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं वो लोग ज्वाइन कर लें, ठीक है। तो चले मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।